हेलो दोस्तों, आज की कक्षा में आप पढ़ेंगे 12th साइकोलॉजी जो कि आज एग्जाम जो कि साइकोलॉजी का होने वाला सेकेंड शिफ्ट में उसी का हम क्वेश्चन आंसर करेंगे जो कि मोस्ट वीवीआई है। और जो भी क्वेश्चन देंगे लगभग 150 क्वेश्चन इसमें देंगे और 150 क्वेश्चन बनाकर आप देकर कम से कम जाइएगा तो ज़रूर कम से कम टिक करके आइएगा। यदि आप पढ़े भी नहीं हैं फिर भी आप टिक करके आइएगा। तो इसलिए इस लैब को सभी जगह शेयर कर दीजिए, सभी विद्यार्थी जुड़ सके। आज हम 150 क्वेश्चन हम करवाएंगे सभी विद्यार्थी को। तो उससे पहले बता दीजिए मेरा आवाज़ क्लियर है या नहीं, क्योंकि हम अपना माइक तो हटा चुके हैं, क्योंकि बीच में माइक में कहीं प्रॉब्लम आ जाए और आवाज़ आप लोगों को क्लियर ना जाए तो यहाँ पे दिक्कत हो सकता था। तो इसलिए हम माइक को हटा दिए। तो आप लोग जल्दी जल्दी शेयर कर दीजिए वीडियो को। और यहाँ पे आज 150 क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे जो कि साइकोलॉजी आज एग्जाम होने वाला है, उसी का हम क्वेश्चन यहाँ पे आप लोगों को देंगे, ठीक ना। तो यहाँ पे देख सकते हैं परीक्षा में जाने से पहले इस क्वेश्चन को देख ली, इसी में से क्वेश्चन आएगा। हम क्यों लिखे हैं? क्योंकि यह इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे विद्यार्थी साइकोलॉजी का तैयारी नहीं कर पाए हैं और जो कि काफ़ी डरे हुए हैं। तो उस डर को निकालने के लिए हम यहाँ पे क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक ना। तो इसलिए जल्दी जल्दी शेयर कर दीजिए। और जो मेरे टेलीग्राम पर जुड़े हुए हैं, कोई विद्यार्थी टेलीग्राम पे जो कि मेरे चैनल पे जाकर इसको भी शेयर कर दीजिए ताकि वहाँ से भी स्टूडेंट्स आ जाएगा। चलिए सभी को गुड मॉर्निंग। चलिए तो आप लोग यहाँ पे टेलीग्राम पर भी शेयर कर दीजिए ताकि वहाँ पे भी स्टूडेंट सब सभी जुड़ सकेंगे, ठीक ना। हम वहाँ पे बाद में इंक्वायरी करेंगे, देखेंगे। और सभी जगह इसको शेयर कर दीजिए, जो भी ग्रुप में है सभी जगह शेयर कर दीजिए, देखते हैं। और मेरे ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में भी जो भी स्टूडेंट्स हैं वह भी वहाँ भी शेयर कर दीजिए, हम वहाँ पे देखेंगे। चलिए यहाँ पे टाइम नहीं आप लोगों को लेंगे और सभी जगह शेयर कर दीजिएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो कि 12th साइकोलॉजी जो कि एग्जाम होने वाला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मोस्ट वीवीआई। और आज का जो पेपर है सेकेंड शिफ्ट में अर्थात 8 जो फरवरी का एग्जाम है, अर्थात आज ही एग्जाम है, उसी का हम क्वेश्चन देंगे। तो ये क्वेश्चन जो कि बिहार बोर्ड जहाँ से सेट करता है वही क्वेश्चन यहाँ पे आप लोगों को देंगे। तो यहाँ पे देखिए बिहार बोर्ड जितने भी क्वेश्चन पूछता है, लगभग 300 बिहार बोर्ड के पास क्वेश्चन है। और इस 300 क्वेश्चन में से ही बिहार बोर्ड घुमा फिरा कर हमेशा देता रहता है। तो उनमें से ही हम लगभग 150 क्वेश्चन करवा देते हैं, क्योंकि ज़्यादा करवाएंगे तो आप लोगों के लिए एक तरह से बोझ बन जाएगा। तो 150 ही 300 में से 150 क्वेश्चन हम करवा रहे हैं। और इस 150 में से क्वेश्चन आपका 100% 50% आएगा, ठीक ना। देखिए आपको एग्जाम में 70 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 70 में से 35 का ही आप लोग जवाब दीजिएगा। तो 70 क्वेश्चन जो कि उसमें से 50 70 में से 50 100% टकरा जाएगा। चलिए तो आप लोग अब शुरू करते हैं। बाकी सभी जगह शेयर कर दीजिएगा, आप लोग शेयर नहीं करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं पहला क्वेश्चन इसमें आ गए हैं और थोड़ा हम स्पीड में इसको पढ़ाएंगे, ठीक ना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और ये थोड़ा ओल्ड पैटर्न पर आधारित था, तो इसको इस पर ध्यान नहीं दीजिएगा। और यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख सकते हैं और सेक्शन ए का हम। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन थोड़ा स्पीड में चलेंगे कि यहाँ पे बुद्धि के विषय पर शोध कार्य करने वाले प्रथम मनोवैज्ञानिक थे। देखिए बोल रहा है कि बुद्धि के विषय पर शोध करने वाले पहले मनोवैज्ञानिक। तो जब बुद्धि के देखिए बुद्धि के विषय पर जो कि शोध करने वाला अर्थात उस पर काम करने वाला पहला मनोवैज्ञानिक बी ने लगाइएगा, ठीक ना। और यहाँ पे ये हम जानबूझकर इसको टिक लगाकर आए हैं ताकि आप लोगों को सुविधा हो सके, ठीक ना। और दूसरा नंबर क्वेश्चन है ज्ञान की विशेषता का गुण नहीं। देखिए आपके ये क्वेश्चन में आ जाएगा, आंसर यहाँ पे चेंज भी हो सकता है, सॉरी जो ऑप्शन है ऑप्शन चेंज भी रहेगा। मनोवैज्ञानिक विशेषता का गुण नहीं है बोल रहा है। तो देखिए बुद्धि, तो ये बुद्धि आपका काम करेगा तभी आप बुद्धि मनोवैज्ञानिक अर्थात किसी को पढ़ पाइएगा, किसी को देखकर हाँ समझ पाइएगा। तो ये चाहिए, अभिक्षमता ये भी चाहिए, अभिरुचि भी चाहिए। लेकिन अवलोकन, अब अवलोकन क्या, आप किसी के बारे में अवलोकन जाकर अवलोकन करने का मतलब किसी को देखे उसी को सीख लिए। तो ये अवलोकन बुद्धि को अमूर्त चिंतन की योग्यता के रूप में किसने परिभाषित किया। देखिए बुद्धि को अमूर्त चिंतन, अमूर्त पहले क्या होता है, जो आपको दिखाई नहीं दे, आप अनुभव करें। आप बुद्धि है, आप बुद्धि को आप देख पा रहे हैं नहीं ना, आप अनुभव करते फील करते हैं किसी ओ मेरा बुद्धि यहाँ तक काम कर रहा है। क्या बुद्धि को आप देखे हैं? नहीं ना देखे हैं, तो उसी को ही अमूर्त कहते हैं। अमूर्त कहते हैं जिसको आप देख सके। जैसे आपके सामने कॉपी है, पेन है, आपके सामने मोबाइल फोन है, मोबाइल फोन को आप देख रहे हैं। यहाँ पे जैसे मेरा आवाज आवाज तो आप नहीं देख पा रहे हैं बल्कि सुन पा रहे हैं, तो महसूस कर रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं। तो ये अमूर्त हो गया मेरा आवाज। कहने का अर्थ है बुद्धि को अमूर्त चिंतन की योग्यता के रूप में किसने परिभाषित किया। तो ऑप्शन ए लगा देना, टर्मन ने, ठीक ना। तो देखिए इसको समझिए, हम यहाँ पर समझा रहे हैं ताकि वहाँ पे आप लोगों को सब्जेक्टिव भी जो क्लियर हो जाए, ठीक ना। और जल्दी जल्दी थोड़ा फास्ट में, ठीक ना, क्योंकि मेरे पास भी बहुत कम समय है। मनोविज्ञान में किस व्यक्ति के व्यक्तिगत विभिन्नता के संप्रत्यय को सबसे पहले प्रकाश में लाया। देखिए मनोविज्ञान में किस व्यक्ति ने
व्यक्तिगत व्यक्तिगत क्या होता है, जैसे यहाँ पे आपको बोले व्यक्तिगत, जैसे आपका खाना पीना उठना बैठना, ये क्वेश्चन आ जाता है सब्जेक्टिव में, व्यक्तिगत क्या होता है। तो आप व्यक्तिगत क्या होता है पता है, जैसे यहाँ पे कुछ समझा रहे हैं, खाना पीना उठना बैठना अच्छे तरीके से, तो ये आपका व्यक्तित्व हुआ, ठीक ना। तो यहाँ पे किस मनोविज्ञान में किस व्यक्ति ने व्यक्तित्व या व्यक्तिगत विभिन्नता के संप्रत्यय को पहले लाया, तो यहाँ पे गोल्टन ने लाया था। ऑप्शन सी हो जाएगा, गोल्टन ने लाया था। ये इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए 5 नंबर, इसका 5 नंबर आप लोग जवाब दीजिए, देखते हैं कौन कितना जवाब देते हैं। चलिए आप लोग जवाब दीजिए, देखते हैं कौन स्टूडेंट कितना यहाँ पे आप जवाब हमें दे पा रहे हैं। थोड़ा 5 नंबर इंपॉर्टेंट है। सर दिखाई नहीं दे रहा है। गुड मॉर्निंग, फास्ट कीजिए। हाँ फास्ट कर रहे हैं। हम ये वीडियो क्यों देख रहे हैं, हम तो मैथ्स के स्टूडेंट है। हाँ मैथ्स जो मैथमेटिक्स स्टूडेंट है ये क्यों देख रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं है, यदि नॉलेज लेना तो आप नॉलेज भी ले सकते हैं। और वीडियो मेरा फ्रेश है या नहीं उसका जल्दी से हम जवाब दीजिए। आप लोगों को फ्रेश दिख रहा है कि नहीं जल्दी बताइए, टाइम बहुत कम है। कमेंट जो कमेंट बॉक्स में आप जल्दी बताइए वीडियो मेरा फ्रेश दिख रहा है कि नहीं। चलिए नहीं बताइए, फ्रेश दिख रहा है कि नहीं। फास्ट फ्रेश नहीं है सर, जल्दी कीजिए। नो, फ्रेश दिखना चाहिए, दिख रहा है। चलिए यहाँ पे दिखेगा। मोबाइल को थोड़ा, आपका मोबाइल नेट थोड़ा स्पीड कीजिए। देखिए 5 नंबर, मनोविज्ञान में सबसे पहले बुद्धि परीक्षण की शुरुआत किस है। मनोविज्ञान में सबसे पहले बुद्धि परीक्षण, बुद्धि पर जो काम किया किसने किया, तो यहाँ पे बीने और साइमन आ जाता है। अब इसमें बताइए, कोई काफी स्टूडेंट साइमन लगाए हैं, यहाँ पे बीने लगाए हैं, तो साइमन में भी काम किया, बीने भी काम किया। लेकिन सबसे पहले बात करें तो ऑप्शन बी लगा देना है, बी ने किया था। बुद्धि परीक्षण पर सबसे पहले जो इस पर शोध किया था बी ने किया था। ऑप्शन बी लगा देना है, सी नहीं लगाइएगा, ठीक ना। चलते हैं 6 नंबर, मानसिक आयु के संप्रत्यय को किसने सबसे पहले लाया, तो बीने ने लगाया। देखिए ये दोनों मानसिक आयु को जो मानसिक आयु यहाँ पे मानसिक दिमाग जो आईक्यू पावर को टेस्ट करने का जो सबसे पहले लाया वह बीने ने लाया, आईक्यू पावर वाला मानसिक आयु। और वही बुद्धि परीक्षण वही चीज है ना, तो वही चीज को आपको घुमा कर देगा, तो बीने लगा दीजिएगा, ठीक ना। इंपोर्टेंट है, आएगा क्वेश्चन। 7 नंबर बोल रहा है इनमें से कौन शाब्दिक परीक्षण नहीं है, तो पास एलोंग परीक्षण, बायोलॉग डिजाइन परीक्षण, बीने परीक्षण या क ख ग। तो यहाँ पर देखिए जो कि पास एलोंग परीक्षण और ब्लॉग डिजाइन परीक्षण। देखिए शाब्दिक परीक्षण, शाब्दिक परीक्षण में जो कि आपको क्या होता है, देखिए शाब्दिक परीक्षण क्या होता है, जिसमें आपको शब्द के द्वारा परीक्षण किया जाता है। आपको जैसे ओरल एग्जाम में आपको बैठाकर आपसे कुछ क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइम में पूछा जाता है, जैसे हम ऑब्जेक्टिव पूछ रहे हैं आप, तो आपको जवाब देना पड़ेगा, शब्द के द्वारा ही देना पड़ेगा। तो ये शाब्दिक बुद्धि परीक्षण होता है। और शाब्दिक बुद्धि परीक्षण जिसको किसी ब्लॉग या डिजाइन के द्वारा जो कि उसको ब्लॉग या कोई डिजाइन या चित्र के द्वारा उसको जवाब देना पड़ता है, ठीक ना। तो वह अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण होता है। तो यहाँ पर शाब्दिक और अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण में अंतर बताएं तो ये से सब्जेक्टिव में भी आएगा, तो आप लोग लिख दीजिएगा, ठीक ना। और यहाँ पर शाब्दिक बुद्धि परीक्षण क्या नहीं बोला नहीं है, तो पास एलोंग परीक्षण ये भी नहीं है, ब्लॉग डिजाइन परीक्षण ये सब अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण होगा। बिने परीक्षण जो कि शाब्दिक परीक्षण है। तो यहाँ पे आपको क्या लगाना, 7 का ए और है। चलते हैं 8 नंबर, बीने साइमन परीक्षण माप है, तो बीने साइमन परीक्षण वही शाब्दिक परीक्षण बोल रहा है। तो यहाँ पे बुद्धि परीक्षण और बुद्धि को ही मापा जाता है, तो 8 का सी हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है निम्नांकित में कौन कंस्ट्रक्शन परीक्षण, ब्लॉक डिजाइन या स्टैनफोर्ड बीने परीक्षण। तो यहाँ पे शाब्दिक परीक्षण जो कि स्टैनफोर्ड बीने जो किया था, शाब्दिक परीक्षण को बीने परीक्षण भी कहा जाता है। तो यहाँ पे 9 का सी हो जाएगा। चलिए आप लोग शेयर करते जाइएगा। और यहाँ पे 10 नंबर कौन सा कथन सही है, देखिए कौन सा कथन, यदि कथन वाला रहे तो आपको चारों ऑप्शन पढ़ लेना। जो नहीं एक क्वेश्चन यहाँ पर पढ़े, एक जो कि ऑप्शन है एक ऑप्शन पढ़े उसको टिक लगा दिए, नहीं। यदि कथन करके रहे या कौन सा सही है कौन सा सत्य या सत्य रहे, तो उसको चारों ऑप्शन को आप लोग एग्जाम में पढ़िएगा, ठीक ना। बुद्धि 3 बार पढ़िएगा, 3 बार से ज्यादा नहीं समझ में आए उसको छोड़ दीजिएगा। देखिए कौन सा कथन सही है, तो बुद्धि है जो समविवेक का सूचक है, या बुद्धि लब्धि बुद्धि का सूचक है, या बुद्धि लब्धि व्यक्तित्व का सूचक, ये तो नहीं होगा। बुद्धि लब्धि प्रेरणा का सूचक है, तो ये भी काम कर रहा है, ये भी है, ये भी। बुद्धि लब्धि समविवेक का सूचक है, ये भी ज्यादा नहीं इंपॉर्टेंट है। बुद्धि लब्धि प्रेरणा का सूचक है, तो ये दोनों फंसा है, तो ये दोनों आप क्या लगाइएगा, तो बुद्धि लब्धि बुद्धि का ही सूचक है, ऑप्शन बी लगा दीजिएगा। तो यहाँ पे ये ठीक है। 11 नंबर इंपॉर्टेंट है और ये आपको 2 मार्क्स में भी पूछ जाएगा।
पूछा जाएगा एग्जाम में। बुद्धि लब्धि को कौन सा सूत्र मापता है? तो बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु भागा वास्तविक आयु गुने 100 ना। तो ये बुद्धि लब्धि को कौन सूत्र मापता है? तो मानसिक आयु, इसको वाई बोल सकते हैं, वास्तविक आयु गुने 100, ठीक ना। ये इंपॉर्टेंट है। और बुद्धि लब्धि अर्थात IQ, जो आपका IQ होता है, तो IQ बराबर क्या होता है? तो मानसिक आयु जो भागा वास्तविक आयु गुने 100 लगा देना, ठीक ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे देख सकते हैं IQ बराबर, यहाँ पे ऐसा भी क्वेश्चन MA गुने CA गुने 100 रहेगा। तो यहाँ पे इस प्रकार से रहेगा, ठीक ना। तो सॉरी, ये तो गलत है, ये MA बट्टा CA है, ठीक ना, और गुने 100 ये यहाँ पर दिया हुआ, थोड़ा सही से नहीं दिख रहा है। चलिए 12 नंबर, रेवेन की प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स का उदाहरण है। तो ये रेवेन का शाब्दिक जो कि बीने वाला होता है, और अशाब्दिक रेवेन का, ठीक ना, याद कीजिएगा। चलिए 13 नंबर, जो कि कौन सृजनात्मक चिंतन की अवस्था नहीं। सृजनात्मक कोई सृजन करना, किसी को बनाना, ठीक ना, तो वह चिंतन की अवस्था नहीं है। तो सत्यापन, उसको स्थापना करना, जिसको उद्भव, उसको बनाना या तैयारी करना, ये सब है सृजन चिंतन, ठीक ना। लेकिन अवस्था नहीं यहाँ पर नहीं बोला, इसलिए धारणा। आप यहाँ पर धारणा बना, सपोज डैट आप कोई चीज़ के बारे में धारणा बना लिए, ठीक ना। हाँ, मुझे 500 मार्क्स आना चाहिए, 500 में 400 मार्क्स आना चाहिए, तो ये आप धारणा बना लिए। तो ये सृजन, जो सृजनात्मक, आप उसको बनाना है। सृजनात्मक मतलब कुछ तोड़ मोड़ कर उसको बनाना, ठीक ना, तो वह हो गया सृजन करना। तो यहाँ पे ये धारणा नहीं हो जाएगा। तो 13 का ऑप्शन बी लगा दीजिए। क्वेश्चन को समझिए, ठीक ना। 14 नंबर, क्रियात्मक परीक्षण के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो कथन सत्य नहीं, तो इसको पूरा चारों ऑप्शन को आपको पढ़ना पड़ेगा। इस प्रकार का क्वेश्चन है, तो आपको चारों ऑप्शन पढ़ लीजिएगा। तो क्रियात्मक परीक्षण, क्रिया करना, जैसे यहाँ पे बोल रहे हैं, तो यहाँ पे आपको पढ़ा रहे हैं, तो हम यहाँ पे क्रिया कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं, तो देखने का क्रिया आप कर रहे हैं, समझ गए। तो यहाँ पे क्रियात्मक परीक्षण के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इनमें ऑप्शन है, इसके द्वारा अमूर्त बुद्धि का समुचित अमूर्त बुद्धि, देखिए बुद्धि तो अमूर्त है ही, आप नहीं उसको देख पा रहे हैं, तो ये तो है ही है। या पराया व्यक्तित्व परीक्षण होता है, और या छोटे बच्चों के बुद्धि मापन के लिए सही है, या संस्कृति से प्रभावित नहीं होता। देखिए क्रियात्मक परीक्षण के संबंध में कौन सा सत्य नहीं है? तो देखिए इसमें बुद्धि को बोले ना, ये तो सही है। या छोटे बच्चों, जो कि क्रिया, बच्चों को खिलाना, या कोई बच्चे को, जैसे एक किंडरगार्टन आप जानते होंगे ना, या किड्स, बच्चे को किड्स स्कूल जानते होंगे, तो उसमें बच्चे को एडमिशन क्यों कराया जाता है? क्योंकि बच्चा वहाँ पर जाएगा, उसको खेलेगा, देखेगा, खिलौना के साथ खेलेगा ना। तो वहाँ बच्चा पढ़ने के लिए नहीं जाता, वहाँ खेलने के लिए, क्रिया करने के लिए जाता उसको। तो यहाँ पे, या छोटे बच्चों के लिए मापने, बुद्धि मापने का सही तरीका या संस्कृति से प्रभावित नहीं होता है, तो बिल्कुल नहीं होता है। तो यहाँ पे कौन बोल रहा है क्रियात्मक परीक्षण के संबंध कौन सा कथन सत्य है? तो यह पढ़ाया व्यक्तित्व परीक्षण होता है। तो ऑप्शन बी, जो कि ये सत्य नहीं है, 14 का बी लगा देना है। 15 नंबर, क्वेश्चन को समझिए, ठीक ना। आपको हम बोले यहाँ पे क्वेश्चन को समझने के लिए, बाकी सर आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही है, रुक रुक कर, शायद मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम होगा, आवाज़ फ्रेश नहीं आ रही है। गुड मॉर्निंग, नेटवर्क प्रॉब्लम। आवाज़ मेरा फ्रेश है या नहीं, थोड़ा बताइए जल्दी, अभी बताइए, आवाज़ मेरा फ्रेश है या नहीं, थोड़ा जल्दी फास्ट में बताइए, आवाज़ मेरा फ्रेश है या नहीं, जल्दी बताइए, फास्ट। नहीं, खुशबू कुमारी नहीं, अब क्या कर रहे हो यार? हो सके तो अपने मोबाइल को एक बार रिफ्रेश करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि अब इसको हम यदि आवाज़ लाने के लिए हम ऐसा काम करेंगे, तो ये कहीं कट ना जाएगा। लेकिन आवाज़ अभी फ्रेश होना चाहिए, नेट अभी बढ़िया चल रहा है, आवाज़ फ्रेश हो जाएगा। आप मेरे आवाज़ को सुनिए, ठीक ना, आवाज़ मेरे बात को समझिए और उस पर ही काम कीजिए। चलिए, आप ज़्यादा टाइम क्यों आप लोग ले रहे हैं, आवाज़ फ्रेश होना चाहिए। अब हम भी क्या करें? ओके ओके, फ्रेश नहीं है, ठीक है सर। चलिए, यहाँ सब ठीक है। अब जब बोल दिए तो चलिए जल्दी जल्दी हम कर रहे हैं। आप लोग शेयर कर दीजिए, सभी जगह शेयर कर दीजिए, ताकि सभी स्टूडेंट को भी फायदा हो सके। यहाँ पे 15 नंबर बोल रहा है संवेगात्मक। देखिए संवेगात्मक, सम्वेग कॉन्ग्निटिव, सम्वेग अर्थात इसको समझिए, सम्वेग आपको
अच्छे, जैसे यहाँ पे आप संवेगात्मक अर्थात अपने माइंड से जो काम क्रियाकलाप करते हैं, सोचने की, समझने की ना, तो ये संवेगात्मक हो गया। तो संवेगात्मक बुद्धि पद पर प्रतिपादित किसने किया था? तो सिलावट तथा मेयर, इसको नोट कर लीजिए। संवेगात्मक बुद्धि का जो किसने दिया था? तो सिलावट तथा मेयर दोनों ने दिया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्रतिभाशाली बालक की सबसे बड़ी विशेषता क्या होती है? जो ब्रिलियंट स्टूडेंट होता है, जनरल नहीं बोला, जो कि साधारण स्टूडेंट होता है उसके नहीं, जो ब्रिलियंट होता है, प्रतिभाशाली, तो बालक की सबसे विशेषता होती है दृढ़ता, मौलिकता, संवेगात्मक परिपक्वता। तो ये भी होता है मौलिकता, उसमें असर है, सूझ भी होता है, लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी बात वह सूझ, अपना माइंड को हमेशा इस्तेमाल करता रहेगा। तो यहाँ पे बी लगा दीजिएगा। चलते 17 नंबर, संवेगात्मक बुद्धि के तत्वों में निम्नलिखित में से किसे नहीं रखा जा सकता है? तो संवेगात्मक बुद्धि के तत्वों में से किसे नहीं रखा जा सकता है? अपनी संवेगों की जानकारी रखना, स्वयं को प्रेरित करना, दूसरे की धमकी देना, दूसरे के संवेगों को पहचाना। देखिए यहाँ पर नहीं रखा जा सकता है, संवेगात्मक बुद्धि में बोल रहा है, तो संवेगात्मक बुद्धि समझा दिए। तो अपने संवेगों को सही जानकारी रखना, ये तो रखा जाता है। स्वयं को प्रेरित करना, दूसरे को संवेगों को पहचानना, ये सब आपके माइंड पर है। लेकिन दूसरे को धमकी देना, ये तो संवेगिक नहीं हुआ ना, संवेगिक बुद्धि नहीं हुआ। तो यहाँ पे 17 का सी हो जाएगा। आप चारों ऑप्शन पढ़ने के बाद ही आंसर को डिसाइड कर सकते हैं कौन सही होगा कौन गलत हो जाएगा। 18 नंबर, जिन व्यक्तियों की बुद्धि लब्धि 80 से 89 के बीच होती है उन्हें क्या कहता है? देखिए 80 और 89 के बीच होती है। हम एक बार बहुत पहले पोस्ट डाल दिए थे बुद्धि लब्धि वाला, 89 से किसको क्या कहते हैं, 100 के बीच में जो होता है उसको क्या कहते हैं, ये सब डाले हुए थे। तो यहाँ पे देखिए, जिन व्यक्तियों की बुद्धि लब्धि में 80-89 के बीच होता है उसे क्या कहते हैं? तो मूड कहते हैं। वैसे व्यक्ति को मूड, जो IQ पावर होता है ना, तो IQ पावर जिसको कहते हैं इंटेलिजेंस वाला, तो ये IQ होता है जिस व्यक्ति का IQ पावर 80 से 89 होता है उसको मूड कहते हैं, अर्थात मूर्ख ना। 18 का ऑप्शन ए लगा दीजिएगा। 19 नंबर, निम्नलिखित में से कौन विशिष्ट बालक नहीं? देखिए विशिष्ट बालक अर्थात प्रतिभाशाली बालक नहीं है। प्रतिभाशाली बालक ये हो जाएगा मानसिक दुर्बल बालक, विकलांग बालक। देखिए विशिष्ट बालक नहीं है, सामान्य बालक। देखिए ये तो विकलांग बालक क्यों नहीं विशिष्ट होगा? मानसिक दुर्बल बालक। तो यहाँ पे ये दोनों में अटक गया है, तो यहाँ पे क्या लगाना है बताइए? तो यहाँ पे जनरल बालक ही लगा देना आपको, सामान्य बालक। चलते हैं 20 नंबर, किस वर्ष बुद्धि का पास मॉडल विकसित हुआ था? ये क्वेश्चन आ सकता है। तो किस वर्ष बुद्धि का पास मॉडल विकसित हुआ था? तो 1994 में, ठीक ना, 1994 में जो कि पास मॉडल विकसित किया गया था, ठीक ना। और पास की संख्या कितनी होती है? तो कहीं कहीं आप 3 लगाइएगा, कहीं कहीं 4 लगाइएगा। तो यहाँ पे सभी स्टूडेंट कंफ्यूज हैं। तो पास मॉडल में कितने होते हैं? तो यहाँ पे 3 होते हैं, ठीक ना। इसको भी याद रखिएगा। चलिए यहाँ पे, सॉरी, पास मॉडल में 4 होते हैं, 3 नहीं। हम 3 बोले थे कहीं के और 4, तो यहाँ पे आपको 4 लगा देना। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं पास मॉडल में, पास मॉडल जो कि योजना, अवधान, भाव प्रबोधन, साकालिकता ना, 3 यहाँ पर सॉरी 3 ही दिया, तो 3 लगाना है। हम भी कंफ्यूज कर गए थे, लेकिन यहाँ पे भाग से मिल गया। देखिए पास मॉडल में यदि बोलेगा पास मॉडल कितने हैं, तो यहाँ पर 3 लगा देना है ना। पास मॉडल कितने? 3 लगा देना है। योजना, अभाव, भाव प्रबोधन, सहकालिकता। और यहाँ भी देख सकते हैं। और पास मॉडल जो विकसित हुआ था 1994 में हुआ था, इसको भी याद कर लीजिए। 3 है पास मॉडल, नोट कर लीजिए, ठीक ना। सभी जगह शेयर कर दीजिएगा। और यहाँ पे 22 नंबर, बुद्धि के किनके, अभी देखिए बुद्धि के किनके सिद्धांत को एक कार्य के सिद्धांत कहा जाता है? तो बुद्धि वाला जो भी आवे ना, तो बी ने लगा देना है। बुद्धि के किनके सिद्धांत को एक कार्य के सिद्धांत कहा जाता है? तो बी ने। बुद्धि वाला आवे, बी ने लगा देना आंख बंद करके, ठीक ना। तो सभी जगह शेयर कर दीजिएगा। और मेरा आवाज़ क्लियर है कि नहीं फिर से बता दीजिए। सर मैथिली के यस यस यस। चलिए, फोकस ऑन एग्जाम। चलिए सभी जगह शेयर कर दीजिएगा। और हम लगभग 150 क्वेश्चन देंगे, ध्यान है 150, कम से कम 100 क्वेश्चन जरूर देंगे। मेरे पास यदि टाइम रहेगा तो 150 दे देंगे, और टाइम नहीं रहेगा तो 100 ही क्वेश्चन में अंत कर देंगे। चलिए 23 नंबर, बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? यहाँ पे बहुबुद्धि बोल रहा है, बुद्धि का बीने है, और बहुबुद्धि का गार्डनर ने दिया था, इसको नोट कर लीजिए, गार्डनर ने। चलिए 24 नंबर, गार्डनर ने अभी तक कुल कितने प्रकार के बुद्धि को पहचाना है? तो 8 प्रकार के, ठीक ना। गार्डनर ने अभी तक 8 प्रकार के बुद्धि को पहचाना है, तो यहाँ पर दौड़ लगा दीजिएगा। 25 नंबर, थ्रस्टन के अनुसार बुद्धि में कितने प्राथमिक मानसिक योग्यता होती है? देखिए थ्रस्टन के अनुसार प्राथमिक मानसिक योग्यता बोले तो 7 होती है। और जो कि प्राथमिक मानसिक योग्यता का सिद्धांत किसने दिया था? तो थ्रस्टन ने दिया था, इसको भी याद कर लीजिएगा। तो प्राथमिक मानसिक योग्यता का सिद्धांत किसने दिया था? थ्रस्टन ने। और प्राथमिक मानसिक योग्यता में कितने, जो कि बुद्धि के अनुसार कितने योग्यताएं उपस्थित होती है? तो 7 होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 26 नंबर, और किससे
किसने प्राथमिक मानसिक योग्यता का सिद्धांत विकसित किया? तो थ्रस्टन, ऑप्शन बी लगा देना है। चलते हैं 27 नंबर, किसने संज्ञानात्मक मूल्यांकन प्रणाली विकसित किया? संज्ञानात्मक आप जानते ही होंगे, संज्ञानात्मक किसी को, कॉग्निटिव को ही संज्ञानात्मक कहते हैं एक तरह से। तो किसने संज्ञानात्मक मूल्यांकन प्रणाली को विकसित किया था? तो जेपी दास एवं नागलेयर्डी। तो जेपी दास में ऑप्शन आ जाएगा, ये आए या ना आए, लेकिन जेपी दास आ जाएगा। यदि संज्ञानात्मक मूल्यांकन प्रणाली पूछेगा आप से कि किसने विकसित किया, तो यहाँ पे जो कि सी लगा देना, जेपी दास। चलते हैं 28 नंबर, जो अगमनात्मक तर्कना को किसने बुद्धि का एक कारक माना? अगमनात्मक तर्कना को, तो यहाँ पे थ्रस्टर ने माना, ठीक ना, इंपोर्टेंट नहीं है, फिर भी याद कर लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये जो कि 29 नंबर, गिरफोल्ड के बुद्धि मॉडल में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, गिरफोल्ड के बुद्धि मॉडल में बौद्धिक क्षमताओं की श्रेणी कितनी होती है? तो 180 अर्थात 180 होती है, ठीक ना। गिरफोल्ड के बुद्धि मॉडल, देखिए बुद्धि मॉडल में जो बौद्धिक क्षमता है उसका कितने श्रेणी बना हुआ है? तो श्रेणी बोला है, श्रेणी अर्थात पूरा क्रम बाय क्रम, तो ये ज्यादा की संख्या में होगा ना, तो यहाँ पे 180। देखिए बात को समझिए, मेरा जो बात जो सही हो या गलत हो उसको मत समझिए, कहने का अर्थ उस करेक्ट आंसर को समझने की कोशिश कीजिए जो आप एग्जाम में टिक कर पाए, जिससे, ठीक ना, एग्जाम में कम से कम टिक करके आए, कम से कम उसको समझिए। बाद में आप एग्जाम पर देकर आए, उस पर शोध परीक्षण करते रहिएगा, ठीक ना। ये सब इम्पोर्टेंट है, जो जिनको डर डर लग रहा है उनके लिए स्पेशल है, लेकिन हम नहीं लाते हैं। लेकिन काफ़ी स्टूडेंट को लगभग कल से लगभग 100 प्लस स्टूडेंट का मैसेज और हमें कॉल आ चुका है कि साइकोलॉजी का क्वेश्चन देने के लिए। तो हम बहुत सारे विद्यार्थी का साइकोलॉजी का तैयारी नहीं हो पाया था, तो कम से कम 100 क्वेश्चन से 150 क्वेश्चन अभी हम देंगे आप लोगों को। कम से कम इतना देख लीजिएगा, तो एग्जाम में टिक करके आइएगा। और यहाँ पे जो हम ऑब्जेक्टिव को सब्जेक्टिव की तरह समझा रहे हैं, ताकि वहाँ सब्जेक्टिव क्वेश्चन आवे तो यहाँ पर जो समझा रहे हैं उसको आप वहाँ उसी को समझ कर आप वहाँ लिख पाएँ, वह चीज़ हम यहाँ पे समझा रहे हैं, ठीक ना। चलते हैं, आप लोग सभी जगह शेयर कर दीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे गिरफोल्ड वाला बता दिए हैं, गिरफोल्ड के बुद्धि मॉडल में बौद्धिक क्षमता में कितनी होती है? तो 180। चलते हैं 30 नंबर, बुद्धि के योजना, देखिए ये वाला भी आया था, बुद्धि के योजना अभाव प्रबोधन और सहकालिकता अनुक्रमिक मॉडल। ये पास मॉडल में बोले थे ना, 3 आता है, जो कि योजना, अवधान, भाव प्रबोधन, सहकालिकता अनुक्रमिक, जो कि जेबी दास और नग लीरी किरवी ने दिया था, ठीक ना। तो इसको याद कर लीजिएगा। चलते हैं 31 नंबर, स्टर्नबर्ग के अनुसार बुद्धि की कितनी श्रेणी है? तो स्टर्नबर्ग के अनुसार बुद्धि के 3 है, और तो स्टर्नबर्ग के अनुसार बुद्धि के कितनी श्रेणी है? तो ये 3 लगा देना है, 2। चलते हैं 32 नंबर, गार्डनर के अनुसार निम्नांकित में से किस बुद्धि की एक श्रेणी नहीं माना गया? तो गार्डनर के अनुसार जो कि निम्नांकित में से किस बुद्धि को एक श्रेणी नहीं माना है? तो जी कारक, स्थानिक, तार्किक, गणितीय। तो देखिए गार्डनर के स्थानिक और तार्किक गणितीय को ये माना है, लेकिन यहाँ पे नहीं माना है तो जी कारक को, ठीक ना, जी कारक को जो कि बुद्धि के श्रेणी नहीं माना है, तो ये गार्डनर ने माना है, तो ठीक ना, तो जी कारक लगा दीजिएगा। शांति से देखिए, डिप्रेशन नहीं लीजिए, आप लोग अभी टेंशन में है, जो कि फ्रस्ट्रेशन नहीं हुई है, शांति से समझिए, माइंड को एकदम खुलकर समझिए, ठीक ना। चलिए, आवाज मेरा क्लियर है कि नहीं, जल्दी बता दीजिए। वीडियो सही नहीं है, गुड मॉर्निंग, क्या आ रहा है यार? अरे भाई इंपॉर्टेंट है, आवाज मेरा क्लियर है कि नहीं हुआ, जल्दी वीडियो, आवाज मेरा क्लियर है कि नहीं हुआ, बताइए जल्दी। अब मोबाइल आपका नेट नहीं चल रहा है या कुछ है तो उसको रिफ्रेश करके देखिए, ठीक ना। यदि हम अभी कटेंगे, यदि रिफ्रेश करेंगे तो ये लैब कट ही जाएगा। चलिए, देखिए इंपॉर्टेंट है भाई, आप 100 क्वेश्चन दे रहे हैं, 100 क्वेश्चन में से आपको 100% 35 से बना, सॉरी 70 क्वेश्चन में 70 में से 35 से बनाना पड़ेगा ना। हम यहाँ पे 100-150 क्वेश्चन देंगे, तो उसमें से यदि करके कम से कम आइएगा तो वीडियो सही है, ठीक ना। वीडियो कौन बोला सही नहीं, क्वेश्चन में आएगा। और ये बिहार बोर्ड के पास लगभग इतना क्वेश्चन था, तो इतना ही कि बिहार बोर्ड का 300 से 350 क्वेश्चन है, और उसमें से 150 क्वेश्चन हम अभी इसमें अभी पीडीएफ बना चुके हैं और इन्हीं को दे रहे हैं। तो इतना ही में से बिहार बोर्ड जरूर सेट किया है, साउंड ठीक है। चलिए, हाँ इसी में से आएगा। अरे भाई क्वेश्चन कहाँ से आएगा, आप ही बोले ना, छोटा सा जो सिलेबस है, सिलेबस में से जितने भी सिलेबस में से सभी क्वेश्चन दिए हैं, तो इसी में से आएगा। और वीडियो सही नहीं दिख रहा है, वीडियो सही नहीं दिख रहा, आप क्या करें यार।
यहाँ पे वीडियो सही नहीं दिख रहा है, अभी भी नहीं दिख रहा वीडियो सही। क्या एक बार हम काट कर दोबारा लाएं? अभी भी नहीं सही आया, देखिए। यस नो सर, अब ठीक हो गया? थोड़ा एक बार और बताइए, ठीक हुआ या नहीं, जल्दी बताइए ना भाई, आप लोग खुद। आवाज़ तो आ रहा है, सही हो गया, थैंक यू, सही हो गया। चलिए थोड़ा फास्ट चलते हैं, तो जल्दी फास्ट चल रहे हैं। आवाज में दिक्कत होगा बोल दीजिएगा। गार्डनर के अनुसार निम्नांकित में किस बुद्धि की एक श्रेणी नहीं माना गया? तो जी कारक को। यहाँ पे 33 नंबर, भारतीय परिप्रेक्ष्य में बुद्धि के विभिन्न पहलुओं में निम्नांकित में से किसे शामिल नहीं किया गया है? तो यहाँ पे बोला भारतीय परिप्रेक्ष्य में बुद्धि के विभिन्न पहलुओं पर जो किसे शामिल नहीं किया गया? असामाजिक क्षमता, संज्ञानात्मक क्षमता, संवेगी क्षमता, सृजनात्मक। तो देखिए, सामाजिक क्षमता जानते होंगे, संज्ञानात्मक जानते होंगे, और ये संज्ञानात्मक होगा, यही एक प्रकार भी कॉग्निटिव। देखिए संवेगिक अर्थात इमोशनल, और ये कॉग्निटिव हो गया इमोशनल। आप जो कि देखिए भारतीय परिप्रेक्ष्य में बुद्धि के, तो यहाँ पे इमोशनल हो जाना, कॉग्निटिव माइंड से कुछ सोचना, और सामाजिक क्षमता, सोशल जो कि जानते होंगे क्षमता वाला, पावर वाला, और ये सृजनात्मक सामर्थ्य जो कि किसे नहीं शामिल किया गया? तो सृजनात्मक अर्थात सृजन करना या बनाना, ये तो नहीं होगा ना। तो यहाँ पे सृजन करना आप यहाँ अपने क्रिया क्रिया करके बनाएंगे, लेकिन यहाँ पे भारतीय परिप्रेक्ष्य में बुद्धि के बोल रहा है, तो बुद्धि में समाज क्षमता आ जाएगा, क्षमता की जिसमें आप है क्षमता क्षमता क्षमता, ठीक है ना। तो ये सब आएगा, लेकिन यहाँ पे ये सामर्थ्य इसको नहीं शामिल किया गया। बात को समझ गया? इसी तरह आपको बनाना है। चलिए 34 नंबर, व्यक्ति की किसी विशेष क्षेत्र की विशेष योग्यता कहलाती है। व्यक्ति की किसी विशेष क्षेत्र की विशेष योग्यता कहलाती है, तो अभिक्षमता कहते हैं। अभिक्षमता किसे कहते हैं? तो किसी व्यक्ति की विशेष क्षेत्र की विशेष योग्यता को अभिक्षमता कहते हैं। समझ गए? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नए एवं मूल्यांकन विचारों को देने की क्षमता को कहा जाता है। नए एवं मूल्यांकन विचारों को देने की क्षमता को क्या कहा जाता है? तो सृजनशीलता कहा जाता है। ऑप्शन डी लगा देना है। नए एवं मूल्यांकन विचारों को, अभी क्षमता नहीं होगा, सूझ नहीं होगा, बुद्धि नहीं होगा, सृजनशीलता हो जाएगा। नए एवं मूल्यांकन विचारों को देने की क्षमता को सृजनशीलता कहते हैं। 36 नंबर, यदि किसी व्यक्ति की मानसिक आयु तथा वास्तविक आयु बराबर हो तो क्या कहलाता है? तो सामान्य बुद्धि का व्यक्ति कहलाता है। यदि सामान्य बुद्धि किसे कहते हैं? जिसका मानसिक आयु और वास्तविक आयु, ठीक ना, दोनों बराबर है, इक्वल रहे, तो उसको क्या कहते हैं? सामान्य बुद्धि कहते हैं, ठीक है ना। उसके बाद चलते हैं 37 नंबर, डिफरेंशियल अभिवृत्ति परीक्षण में कुल कितने परीक्षण हैं? तो 8। डिफरेंशियल अभिवृत्ति, अभिवृत्ति मतलब आप, अब जो आप जिसके द्वारा चिंतन कर सके, मनन कर सके, उसी को अभिवृत्ति कहते हैं ना। ज्ञानेंद्रिय जानते हैं ना, ज्ञानेंद्रिय एक प्रकार का वही अभिवृत्ति हो गया। तो जो कि डिफरेंशियल अभिवृत्ति परीक्षण में अभी 8 जो कि परीक्षण शामिल हैं। चलते हैं 38 नंबर, बाकर मेहंदी परीक्षण मापक है। तो बाकर मेहंदी परीक्षण में जो कि व्यक्तित्व, ये तो नहीं, अभिरुचि, अभी देखिए सृजनात्मक उसको क्या, उसको बनाना या बनाने, या जैसे तोड़ मोड़ कर बनाना, ये सब जैसे सृजन नहीं करता है या कुछ करना, तो यहाँ पे सृजनात्मक, तो मेहंदी आ गया ना, इसलिए मेहंदी, तो आप मेहंदी लगवाते तो उसको बनाता है ना कोई, तो बाकर मेहंदी परीक्षण में सृजनात्मकता का हम यहाँ पे ऐसा समझा रहे हैं ताकि आपके माइंड में एंट्री कर जाए। कहने का अर्थ है कि हम इतना भी समझिए जिससे एग्जाम में टिक कर पाए, उतना ही समझिए, एक्स्ट्रा आप नहीं लीजिए, लोड नहीं लीजिए, ठीक ना। चलिए 39 नंबर, जिन व्यक्तियों की बुद्धि लब्धि 90 से 100 जो 100 के बीच होती है, उन्हें क्या कहते हैं? औसत, एवरेज वाला। अब 80 से जो कि 89 के बीच हम समझाए थे, तो उसको मूड कहते हैं ना, अर्थात मूड कहते हैं। और जिसका 90 से 100 के बीच हो IQ पावर, उसको एवरेज वाला व्यक्ति माना जाता है, स्टूडेंट माना जाता है। चलिए चलते 40 नंबर क्वेश्चन है जो कि जल्दी जल्दी शेयर कर दीजिए। मेरा आवाज़ क्लियर है कि नहीं, बात थोड़ा बताइए। अब आवाज़ क्लियर है सर, वीडियो सही? अरे भाई नहीं है तो अब क्या करें, यहाँ पे नेट में मेरा भी प्रॉब्लम। कौन कौन एक बार काट कर हम क्या फिर से दोबारा लाइव आए?
नहीं सर, आपकी आवाज़ आती है, रुक रुक आती है। एक बार काट कर हम करें आवाज़, क्योंकि अभी क्लियर नहीं है, अब क्या करें। लेकिन इम्पोर्टेंट अभी है। यस, आवाज़ काट कर करें, सॉरी वीडियो काट कर फिर से लाइव आए। जी सर, वीडियो सही नहीं है। चलिए एक बार वीडियो को काट कर फिर से दोबारा आप लोग जुड़ जाइएगा। स्नान पर फोकस करो। यस भाई ठीक है। आवाज़ कौन बोला, आवाज़ नहीं है। हाँ आ रहा है। अरे भाई आ रहा है या नहीं वो आप क्लियर बताइए ना जल्दी, क्योंकि सभी स्टूडेंट यहाँ पे रुके रहे, टाइम नहीं है। आवाज़ आ रहा है कि नहीं पहले बताइए। कोई भी क्वेश्चन का जवाब नहीं, आवाज़ आ रहा है या नहीं वह बताइए, और वीडियो क्लियर दिख रहा है या नहीं वह बताइए जल्दी, टाइम नहीं है। वीडियो सही है सर, आ रहा है। चलिए आ रहा है, हमारे पास वीडियो में आवाज़ आ रहा है। यस यस, चलिए सभी के पास आ रहा है, तो आप लोग कैसे बोल रहे नहीं आ रहा है। बिन मतलब का टाइम, फालतू का 1 मिनट आप फालतू काम करते हैं। चलिए यहाँ पे थोड़ा स्पीड में, आप लोग स्पीड में थोड़ा आंसर कीजिए, और थोड़ा उसको जो कि रिफ्रेश नहीं हुई है, टेंशन नहीं लीजिए, उसको शांति से समझने की कोशिश कीजिएगा। मनोविज्ञान क्या हम पहले बता रहे हैं, बार बार मन से समझने वाला, उसको मन से समझिए, ठीक ना, मन से उसको समझिए। चलिए अब शुरू करते हैं। यहाँ पे हल्ला हो रहा था, मनोविद्यलता पद का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। रात में एक हमें विद्यार्थी क्वेश्चन भेजा था, जो सर मनोविद्यलता क्या होता है, हम उसको आंसर भेजे थे जो कि मनोविद्यलता के बारे में। चलिए मनोविद्यलता, तो यहाँ पे बोले थे, अब आवाज क्लियर होगा, अब आवाज क्लियर होगा। यहाँ पे रात में एक हमसे एक क्वेश्चन विद्यार्थी किया था, सर मनोविद्यलता क्या होता है, हम उसको आंसर भेजे थे। मनोविद्यलता अर्थात जो आपके अर्थात ना कहते हैं, कहने का अर्थ है कि आपका माइंड नहीं काम करना। जैसे कि आप यहाँ पे क्वेश्चन 35 में से 30 क्वेश्चन सही करके आए हैं, लेकिन फिर भी पूरा करेक्ट है, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि भाई हम गड़बड़ जो कि गलत बना कर आए हैं, आपको डाउट होता रहता है, तो वहाँ पर मनोविद्यलता अर्थात ये आप सही से उसको सोच नहीं समझ नहीं पा रहे हैं, तो वही चीज़ है। तो यहाँ पे मनोविद्यलता पद जो उसका शब्द है, उसका प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, तब बलूलर के द्वारा किया गया था। ये सब इंपॉर्टेंट अभी एग्जाम में सेकेंड शिफ्ट में जो कि एग्जाम होगा उसमें पूछा जाएगा सभी। मनोदैहिक शील गुण के गतियात्मक संगठन के रूप में व्यक्तित्व को किसने परिभाषित किया, तो अल्पोर्ट ने किया था। ऑप्शन सी हो जाएगा। मनोदैहिक शील गुणों के, मनोदैहिक शील गुण, शील गुण क्या होता है देखिए, जैसे क्रिस्काय या वर्क का या गोलाकार, अर्थात जो छोटा जो नाटा व्यक्ति होता है ना, या कोई लंबा होता है, कोई मिडिल होता है, तो यहाँ पे जो नाटा व्यक्ति होता है तो यह क्या होता है, वह उनको ज़्यादा गुस्सा नहीं आता है, ठीक ना। और जो थोड़ा लंबे होते हैं उनको हमेशा छोटे छोटे बात पर चिढ़ जाते हैं, और जो मिडिल वाले होते हैं हल्का मोटे होते हैं तो वे हमेशा हंसमुख होते हैं, उनको कितना भी कुछ होगा वो हमेशा हंसेगा। तो ये मनोदैहिक शीलगुण के अंतर्गत आता है, ठीक ना। तो बात को समझिए, मनोदैहिक शीलगुण के गतियात्मक संगठन के रूप में जो देखिए इसको समझ जाइए, हम यहाँ पर समझा रहे हैं, बल्कि आंसर क्वेश्चन आंसर नहीं करवा रहे हैं, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव भी कर रहे हैं और सब्जेक्टिव भी कर रहे हैं, ठीक ना। तो इसको समझिए, तो मनोदैहिक शील गुण के जो कि गत्यात्मक संगठन के रूप में किसने परिभाषित किया, तो ये अल्पोर्ट ने किया, तो ऑप्शन सी लगा देना है। 42 नंबर, कौन स्व का एक प्रकार नहीं है, स्व अर्थात स्वयं को, तो सामाजिक स्व, संबंधात्मक स्व, व्यक्तित्व स्व या पहचान स्व। तो देखिए स्व का प्रकार नहीं है, तो यहाँ पे सामाजिक स्व, संबंधात्मक स्व या व्यक्तित्व, ये पहचान स्व यही नहीं होगा, खुद को पहचानना, ठीक ना। तो ये एक प्रकार का ये स्व का नहीं है, बाकी व्यक्तित्व स्व ये सब तो आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे 43 नंबर, जो कि कौन स्व का भावनात्मक पहलू है, भावनात्मक अर्थात इफेक्टिव ना। तो ये स्व का, तो आत्मसंप्रत्यय, आत्मसम्मान, आत्मक्षमता, तो यहाँ पे आत्मसंप्रत्यय और आत्मक्षमता और आत्मसम्मान, तो ये आत्मसम्मान जो कि ये भावनात्मक
पहलू हैं, ठीक ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार स्व के कितने पक्ष होते हैं? तो ये 7 होते हैं। स्व के कितने पक्ष होते हैं? 7 होते हैं। इसको याद हो जाएगा आप लोगों को। चल 45 रोजर्स के अनुसार आत्म का विकास होता है। तो रोजर्स के अनुसार आत्म का विकास होता है शिशुअवस्था में। शिशुअवस्था क्या कहते हैं? छोटा अवस्था, जो कि 0 से 2 ईयर्स तक के बच्चे को शिशु काल कहते हैं। 0 से 2 एज तक, 1.5 से 2 साल तक के बच्चे को शिशु काल कहते हैं ना। अब बाल्यावस्था किसको कहते हैं? तो यहाँ पे जानते ही होंगे, वयस्कावस्था, तरुणावस्था, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए रोजर्स के अनुसार आत्म का विकास होता है कब से? तो यहाँ पे शिशु अवस्था से ही विकास उसका होता है, ठीक ना, आत्म का। 46 नंबर, जो कौन व्यक्तित्व का विशेष जो कि विशेषता नहीं, निम्नलिखित में से कौन व्यक्तित्व का विशेषता नहीं है? अभिप्रेरणा, सम्यक, सृजनात्मकता, बुद्धि। तो ये देखिए व्यक्तित्व का विशेषता, तो ये बुद्धि जो कि ये है, ठीक ना। यहाँ पे कौन व्यक्तित्व का विशेषता है? तो यहाँ पे डी लगा दीजिएगा। चलते 47 नंबर, कौन आत्मनियंत्रण की तकनीक नहीं है? तो आत्मनियंत्रण की तकनीक नहीं है, तो आत्म प्रबलन, आत्म निर्देशन, आत्म नियमन, व्यवहार परीक्षण। तो यहाँ पे देखिए आत्म प्रबलन, उस पर प्रबल करना, आत्म निर्देशन, उसको यहाँ पे ये सब वर्ड से ही समझ रहे हैं। तो आत्म नियमन, तो ये तकनीक नहीं है थोड़ा आत्म नियंत्रण का। तो ऑप्शन सी। 48 नंबर, आत्मसिद्ध की अवधारणा को किसने प्रस्तुत किया? तो मास्ले ने। आत्मसिद्ध की अवधारणा को मास्ले ने दिया था, मास्ले, ठीक ना। आत्मसिद्धि, सिद्धि, ठीक ना। तो आत्मसिद्धि की अवधारणा को मास्ले, उसको चीख, अब कोई अपने माइंड में कोई चीख समझ लीजिए, ठीक ना। चीख के द्वारा याद कर लीजिए उसको, बस एग्जाम तक कम से कम याद कीजिए। एग्जाम कम से कम टिक लगाने तक आपको दिखा रहे हैं, आपके एग्जाम में आएगा, अब भी दिखा रहे हैं, तो आप दिन में वही क्वेश्चन आएगा, तो उसको कम से कम टिक लगा दीजिएगा, इसलिए हम अभी दे रहे हैं। 49 नंबर, अंतर निम्नलिखित में से कौन युंग के व्यक्तित्व के प्रकार के अंतर्गत नहीं होता है? तो देखिए युंग ने जो कि 3 प्रकार के, एक तरह से अंतर्मुखी, उभयमुखी, बहुर्मुखी हम दिए थे। तो ये जो कि देखिए युंग के व्यक्तित्व का प्रकार है, तो ये 3 प्रकार के, तो अंतर्मुखी, उसका बाद उभयमुखी, बहिर्मुखी। अंतर्मुखी व्यक्ति जानते होंगे, उभयमुखी और बहिर्मुखी। तो यहाँ पे एंड्रोमोफी ये नहीं है, ठीक है। एंड्रोमोफी ये युंग के व्यक्तित्व के प्रकार में नहीं होता है। युंग के व्यक्तित्व प्रकार बोलेगा तो आपको 3 यहाँ पे आपको कम से कम एग्जाम में जो कि 3 नंबर में आ जाएगा या 2 मार्क्स में आ जाएगा, जो युंग के व्यक्तित्व के प्रकार का वर्णन करे। तो यहाँ पे अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी लिखकर उसको थोड़ा डिटेल कर दीजिएगा, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे युंग के व्यक्तित्व का प्रकार है जो कि नहीं है, तो यहाँ पे एंड्रोमोफी नहीं लगाइएगा बी। 50 रोजर्स ने अपने व्यक्तित्व सिद्धांत में बल दिया था, तो ये आत्मा को, ठीक ना, आत्म को बल दिया था। रोजर्स ने अपने व्यक्तित्व का मतलब समझाए थे, जैसे खाना पीना, उठना बैठना, तो आपके जो तौर तरीके होता है, पढ़ना, किस हिसाब से बोल रहे हैं, ये सब आपके व्यक्तित्व के अंतर्गत आता है, पर्सनैलिटी के अंतर्गत आता है, ठीक ना। तो ये आत्म, अधिगम, अचेतन, आवश्यकता, तो ये सब तो नहीं होगा, ये आत्म पर बल दिया था रोजर्स ने। तो 50 का ही जो भी इंपॉर्टेंट है ये आपके सेकेंड शिफ्ट में एग्जाम अभी पूछेगा, ठीक ना। ये सब अब लगभग 100 क्वेश्चन से 150 क्वेश्चन देंगे, यदि मेरे पास टाइम है तो 150 क्वेश्चन देंगे, और यदि टाइम नहीं है तो हम कोशिश करते जितना जल्दी हो जाए उतना जल्दी आप लोगों को क्वेश्चन देंगे। जितना देख लीजिएगा, तो एग्जाम में अभी जो सेकेंड शिफ्ट में आप लोगों का एग्जाम होने वाला है, इतना ही क्वेश्चन में सभी क्वेश्चन आने वाला है, क्योंकि मेरा भी अभी क्लास है। चलिए रोजर्स ने अपने व्यक्तित्व के सिद्धांत पर बल दिया आत्म को। 51 व्यक्तित्व सिद्धांत के विशेषक उपागम का अग्रणी है। देखिए व्यक्तित्व सिद्धांत के विशेषक उपागम का अग्रणी है फ्राइड, क्रेसमर, अल्फोल्ट, युंग। तो अल्फोल्ट देखिए यहाँ पे अल्फोल्ट जो कि है विशेष उपागम, जो कि व्यक्तित्व सिद्धांत के विशेषक उपागम का अग्रणी कौन है? अल्फोल्ट, ठीक ना। और यहाँ पे रोजर्स ने अपने व्यक्तित्व सिद्धांत पे बल दिया किसको? आत्मा को, ठीक ना, आत्म को। 52 नंबर, निम्नलिखित में से कौन युंग के क्या हुआ यार? किसी विद्यार्थी का कॉल आएगा तो देखिए अभी कोई भी स्टूडेंट है, क्योंकि इसमें लैब में दिक्कत आ रहा है, कॉल मत कीजिए। अभी स्टूडेंट है मुझे कॉल कर रहे हैं कुछ, और ये साइकोलॉजी का ही स्टूडेंट हमें कॉल कर रहे हैं, ठीक ना। अब वीडियो आपका नेट, अब वीडियो नहीं चल रहा तो
आपके नेट में ही प्रॉब्लम हो, ठीक ना, लेकिन कॉल मत कीजिए क्योंकि आपके कॉल से सभी स्टूडेंट यहाँ पर डिस्टर्ब हो रहे हैं। आवाज मेरा क्लियर है कि नहीं? क्या हुआ यार, आवाज मेरा क्लियर है या नहीं, जल्दी बताइए। चलिए नहीं बताइएगा, कोई बात नहीं। अरे भाई इतना प्लस 100+ विद्यार्थी यहाँ पर जुड़ गए हैं, फिर भी एवरीथिंग टू ओके, प्लीज कंटिन्यू कमेंट स्क्रीन पर आउट कीजिए सर। हाँ अभी आउट कर रहे हैं हम, अभी आप लोगों को कमेंट पढ़ने के लिए अभी कमेंट यहाँ पर शो किए सन, ठीक है। चलिए थोड़ा फास्ट कर रहे हैं, जल्दी जल्दी शेयर कर दीजिए ताकि सब लगभग 51 नंबर पढ़ा दिए थे ना। व्यक्तित्व सिद्धांत के विशेषक उपागम अल्पोल्ट है। 52 निम्नलिखित में से कौन युंग के व्यक्तित्व के प्रकार में शामिल युंग के, देखिए अभी हम तुरंत बोले थे युंग के व्यक्तित्व प्रकार बताए थे, जो कि उभयकार यहाँ पर देखिए कहाँ गया, देखिए युंग के बहिर्मुखी है, उभयमुखी है और अंतर्मुखी है, ये युंग के व्यक्तित्व के प्रकार है, ठीक ना। याद कर लीजिए, उभयमुखी, बहिर्मुखी, अंतर्मुखी, क्वेश्चन आएगा, ऑब्जेक्टिव में नहीं आएगा तो सब्जेक्टिव श्योर हो जाइए आ जाएगा। और वही बात है युंग के व्यक्तित्व के प्रकार, तो ये अंबाकार, आयताकार, गोलाकार और अंतर्मुखी, ठीक ना। तो इनमें से आप बताइए, तो बोला उसमें कौन, इसमें क्वेश्चन आया था युंग के व्यक्तित्व प्रकार से कौन नहीं है, इसमें बोला कौन है, तो ये अंतर्मुखी है, आयताकार तो नहीं हो, लंबाकार होगा नहीं, गोलाकार होगा नहीं, अंतर्मुखी, ठीक है ना। युंग के व्यक्तित्व प्रकार में कौन शामिल है, तो अंतर्मुखी शामिल है, समझ गए ना। और यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया तो युंग के व्यक्तित्व प्रकार के अंतर्गत किसे शामिल नहीं किया गया, तो एंड्रोमोर्फी को शामिल किया गया, बाकी उभयमुखी, बहिर्मुखी, अंतर्मुखी, तो युंग के व्यक्तित्व के प्रकार है। क्वेश्चन को इसी तरह क्वेश्चन आपको चेंज करके देंगे, तो आपको इसी तरह बनाना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे 52 नंबर, सामूहिक अचेतन के विषय को क्या कहा जाता है, सामूहिक अचेतन के विषय को, तो ये आर्कीटाइप कहा जाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा, सामूहिक अचेतन के विषय को आर्कीटाइप कहते हैं। 54 नंबर, टैप सी के इम्पोर्टेंट है, टैप सी का जो दिया था, टैप सी के व्यक्तित्व का प्रतिपादन किसने किया था, मोरिस ने किया था, टैप सी का मोरिस ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, युंग के मनोविज्ञान को कहा जाता है, तो युंग के मनोविज्ञान को विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान कहते हैं, विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान युंग के मनोविज्ञान को कहा जाता है। 55 का से 56 नंबर 56 का, मानवतावादी उपागम के प्रतिपादक है, तो इब्राहिम मैस्ले, ऑप्शन डी लगा देना है, मानवतावादी। देखिए मानवतावादी, ठीक ना, तो यहाँ पे मानवतावादी जानते ही होंगे, तो उसका जो प्रतिपादन किसने किया था, तो इब्राहिम मैस्ले ने किया था, ठीक। चलिए 57 नंबर, मैस्ले की आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत में आत्मसम्मान का स्थान जो कि नीचे से किस स्थान पे है, तो चौथा स्थान पे है, ठीक ना। जो मैस्ले की आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत में आत्मसम्मान का जो स्थान है वह किस स्थान पे है, तो 4th नंबर पे है। चलिए 58 नंबर, और 58 नंबर बोल रहा है कि मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत में व्यक्तित्व का कार्यपालक किसे कहा जाता है। देखिए मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत में व्यक्तित्व का कार्यपालक किसे कहा जाता है, तो अहम का। अब ईदम, देखिए ईद, ईगो, सुपर ईगो को पहले समझिए, ये भी एग्जाम में आ जाएगा, ठीक ना। ईद, जो कि ईद, ईगो और सुपर अहम होता है ना, तो देखिए ईगो क्या होता है, और देखिए ये ईद है ना, ये 2 साल के बच्चे के बाद ये ईद आता है, और इसमें जैसे आप क्या कोई गलती कीजिएगा तो ये आप गलती करने के लिए जो कि पीछे करेगा, ठीक ना। और ईगो सबसे ज़्यादा आपको ना, और ये सुपर ईगो आपको समझाने की काम करेगा, ठीक ना। कि ये चोर है और ये पुलिस है, ठीक ना, और यहाँ पे, और ये एक तरह से जज है, तो या वकील है, जज है, तो ये आपको समझाने का काम करेगा, समझ रहे बात की नहीं। तो ये जिसको ईगो पावर, ये अहंकार की भावना ईगो दिखाता है, अहंकार की भावना, ठीक ना। तो लेकिन इसी को ईगो का आप अच्छे तरीके से उसको जो कि समझ कर काम कीजिएगा तो यही आपको हमेशा सक्सेसफुल ला देगा। तो कहने का अर्थ है कि मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत में व्यक्तित्व कार्यपालक किसे कहा जाता है, तो आपको क्या बोले, जो कि पुलिस का जो काम करता है कौन, अहम ही करता है ना, अर्थात ईगो ही करता है कार्यपालक का, पुलिस का काम। तो यहाँ पे ऑप्शन बी लगा देना है, इस हिसाब से समझिए ताकि अच्छे तरीके से वहाँ एग्जाम में क्वेश्चन को हैंडल कर पावे, ठीक ना। आप जो टेंशन लेकर, प्रेशर लेकर मत पढ़िए, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 16 व्यक्तित्व कारक प्रश्नावली,
16 व्यक्तित्व कारक प्रश्नावली विकसित किसने किया था? तो कैटल ने किया था। कैटल याद कर लीजिए। 16 जो कि 16 पीएफ यदि कहना जाएगा 16 पीएफ जो है किसने दिया था? तो कैटल ने दिया था। 16 पीएफ किसने दिया था? अर्थात 16 व्यक्तित्व प्रकार कारक प्रश्नावली, ठीक ना। तो ये जो कि किसने दिया था? तो ये कैटल ने दिया था। 60 नंबर व्यक्तित्व के नैतिक पक्ष का प्रतिनिधित्व करता है कौन? प्राहम। प्राहम अभी क्या कहते हैं? व्यक्तित्व के नैतिक पक्ष। ये हम बोले थे ना इदम अहम प्राहम। तो जो ईद ईद ईगो सुपर ईगो होता है ना, तो यही सुपर ईगो की ही प्राहम कहते हैं। तो हम बोले ना जज ये समझाने का काम करता है, अच्छा चीज करवाता है आपसे, गलत काम नहीं करने के लिए ये बोलता है, ठीक ना। तो ये प्राहम आपका नैतिक काम करवाता है। तो नैतिक पक्ष का आवे तो ये प्राहम आंख बंद करके लगा दीजिएगा, अर्थात सुपर ईगो में लगा देना है, ठीक ना। तो व्यक्तित्व के नैतिक पक्ष का प्रतिनिधित्व करता है कौन? तो प्राहम अर्थात सुपर ईगो, ठीक। चलते हैं 61 नंबर। विकास का सही क्रम है। तो विकास का ईदम अहम प्राहम, ठीक ना। ईद ईगो सुपर ईगो क्या होता है? ईद ईगो सुपर ईगो होता है। आज देखिए यहाँ पर आम जो कि ईद सुपर ईगो ईगो ये सब गलत है ना। पहले ईद होता है, उसके बाद ईगो होता है, उसके बाद सुपर ईगो होता है, ठीक ना। तो सॉरी, ईद जो बच्चे में जो जन्म के बाद ही ईद बच्चे में आ जाता है, और ईगो होता है जो 2 साल के बाद होता है, ठीक ना, बच्चे में आता है। शिशुवावस्था में ईगो का जो कि उत्पन्न होता है बच्चे में। तो यहाँ पे विकास का सही क्रम है तो ईद अहम प्राहम, ईदम अहम प्राहम अर्थात ईद ईगो सुपर ईगो। यदि आपको वहाँ पे हिंदी में समझ में नहीं आएगा तो इंग्लिश में समझने की कोशिश कीजिएगा, तो डील कर लीजिएगा, ठीक ना। जो क्वेश्चन आपको हिंदी में ना समझ में आए उसको इंग्लिश में पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, समझ में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और यहाँ पे टैप ए और टैप बी और टैप सी के बारे में बताए थे। टैप ए और टैप बी का व्यक्तित्व जो कि प्रतिपादन किसने किया था? टैप ए और टैप बी का व्यक्तित्व का प्रतिपादन किसने किया था? तो फ्रीडमैन और रोजमैन ने किया था। किसने किया था? फ्रीडमैन और रोजमैन ने, जो कि टैप ए और टैप बी का जो कि सिद्धांत दिया था। 63 नंबर। व्यक्ति के अचेतन इच्छाओं को बाहर लाने की विधि को क्या कहते हैं? व्यक्ति के अचेतन इच्छाओं को बाहर लाने की विधि को प्रक्षेपण विधि कहते हैं, ठीक ना। व्यक्ति के अचेतन इच्छाओं को बाहर लाने के, देखिए व्यक्ति के अचेतन क्या होता है? जैसे चेतन अर्थात चेतना करना, सोचना समझना मनन करना, ये हुआ चेतन। लेकिन यहाँ पर अचेतन अर्थात गलत तरीके से समझना, ठीक ना। तो व्यक्ति के अचेतन इच्छाओं को बाहर लाने की विधि को क्या कहते हैं? तो जीवन वृत्त विधि, साक्षात्कार विधि, प्रश्नावली विधि या प्रक्षेपण विधि। तो यहाँ पे प्रक्षेपण विधि लगा देना, ऑप्शन सी हो जाएगा। 64 नंबर। कथानक आत्मबोध परीक्षण के निर्माता कौन है? मर्रे एवं मर्गन। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। तो कथानक आत्मबोध परीक्षण के जो निर्माता है मर्रे एवं मर्गन, इंपोर्टेंट एग्जाम में हमेशा आता ही रहता है। चलते हैं 65 नंबर। निम्नलिखित में से कौन आनंद जो कि सिद्धांत में है? तो ईद, जो आनंद जो सिद्धांत होता है ईद, ठीक ना। ईद का ही भाग है आनंद, क्योंकि आनंद सिद्धांत को किसके द्वारा निर्देशित होता है? तो ईद के द्वारा। ईगो के द्वारा जानते हैं अहंकार की भावना एक तरह से आता है। सुपर ईगो नैतिक का बात बताता है, समझाने की काम करता है, और ये आनंद सिद्धांत को निर्देशित करवाता है ईद, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 66 नंबर है, जो कि रोजार शाही दवा परीक्षण में श्याम श्वेत कार्डों की संख्या कितनी होती है? तो देखिए रोजार शाही धब्बा परीक्षण में श्याम श्वेत कार्डों की संख्या कितनी होती है? तो 5 होती है। यदि क्वेश्चन हमें लगता है ये क्वेश्चन कहीं आ ना जाए, ठीक ना। तो रोजार देखिए श्याम श्वेत कार्ड अर्थात रोजर्स शाही धब्बा परीक्षण, ठीक ना, उसी को कहते हैं श्याम श्वेत कार्ड। उसमें कितनी होती है उसकी संख्या? तो 5 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। शीलगुण की आवश्यक है तो व्यवहार में संगतता, व्यवहार में स्थिरता, या व्यवहार में संगतता और स्थिरता दोनों। तो यहाँ पे ये शीलगुण के लिए आवश्यक है, ये दोनों लगा दीजिएगा। चलते हैं 68 नंबर। एडलर ने मनोविज्ञान को क्या कहा? तो व्यक्तिक मनोविज्ञान कहा है। एडलर ने मनोविज्ञान को व्यक्तिक विज्ञान कहा गया है, ऑप्शन बी लगा देना है। यहाँ पे TAT व्यक्तित्व मापन का एक प्रकार परीक्षण है, तो प्रक्षेपी, ऑप्शन डी लगा देना है। TAT पर्सनालिटी, ठीक ना। मेजरमेंट इज ए टाइप, तो यहाँ पे क्या लगा देना आपको? सेल्फ रिपोर्ट इन्वेंटरी, ठीक ना, अर्थात प्रक्षेपी लगा देना है, ठीक ना। तो TAT व्यक्तित्व मापन एक प्रकार है प्रक्षेपी का। चलते हैं 70 नंबर। जो कौन सही क्रम है? तो इसका सही क्रम क्या होता है? जो कि मौखिक अवस्था, गुदावस्था, अव्यक्त अवस्था।
आप हम जैसे उसमें एक सेक्स और अर्थ के बारे में एक पढ़ाए थे, लिबिडो के बारे में पढ़ाए थे। जो स्टूडेंट सब्जेक्टिव मेरा देखा होगा उसको याद होगा, लिबिडो के बारे में पढ़ाए थे। उस लिबिडो में बताए थे ओरल स्टेज, सभी तरह तरह के ओरल स्टेज, एनल स्टेज, लेटेंसी स्टेज, सब ये काफ़ी ये सब समझाए थे, ठीक ना। तो इसमें देखिए ओरल स्टेज, एनल स्टेज और लेटेंसी स्टेज के बारे में बोल रहा है। तो इसमें सबसे जो कि मेन पहला होता है ओरल, उसका बाद एनल स्टेज, उसका बाद लेटेंसी स्टेज होता है। याद कर लीजिए, इंग्लिश में कम से कम, हिंदी में याद करने में थोड़ा दिक्कत हो जाता है, इंग्लिश में तुरंत याद हो जाता है। तो उसको ओरल, एनल या OAL, OL याद रखिए, ठीक ना। O से ओनल, A से एनल और L से लेटेंसी, ठीक ना। अर्थात इंग्लिश में भी रहेगा, यदि सही क्रम आ जाए तो आपका मौखिक अवस्था, पहले मुख वाला, उसके बाद गुदावस्था, उसके बाद अव्यक्त अवस्था, ठीक ना। जैसे यहाँ पर मौखिक अवस्था, यदि कोई बच्चा जन्म लेता है तो पहले वह अंगूठा चूसने के काम करता है, ठीक ना। उसको कोई भी चीज़ देखता है उसको चूसना शुरू कर देता है ना। ब्लीडिंग करने, चेस्ट ब्लीडिंग करने लगता है, अर्थात माँ का जो चेस्ट ब्लीडिंग करने लगता है। और उसके बाद गुदावस्था, जैसे यहाँ पे बच्चे टॉयलेट जाता है तो वह बच्चा क्या करता है, रुक रुक कर पेशाब करेगा, रुक रुक कर टॉयलेट करेगा, अर्थात बाथरूम करना शुरू करेगा। तो वह उसमें आनंद लेता है, ठीक ना। उसको मजा आता है उस समय। और उस समय बच्चे को मारना भी नहीं चाहिए, क्योंकि उस समय बच्चे को वह चाहिए, वह चीज़ का ज़रूरत है बच्चे को, ठीक ना। बच्चे वैसा करता है, लेकिन करने दीजिए। उससे क्या होता है, बच्चे पे इफेक्ट नहीं होता। बच्चा, उससे क्या होता है, बच्चे का जो मानसिक काम, जो कि दिमाग काम होता है, दिमागी वाला, वह थोड़ा बढ़ता है। उसको उसमें जो कि डेवलप होता है, ठीक ना। तो इसमें बच्चे को आप मान लीजिए जो कि बच्चे को ब्रेस्ट, जो कि ब्लीडिंग करवा रहे हैं, अर्थात जो कि क्या दूध पान बच्चे को करवा रहे हैं, तो उसमें बच्चे यदि बाइट कर लेता है दांत से, ठीक ना, तो उसमें थोड़ा उसको थोड़ा बर्दाश्त कीजिए। कहने का अर्थ उस मतलब है, उसको बर्दाश्त कीजिए। काट रहा है तो कोई बात नहीं, थोड़ा। तो वहाँ पे बच्चे को वहाँ, सॉरी डिस्टर्ब होने के लिए, काफ़ी यहाँ पे हम डिस्टर्ब। चलिए आप बताइए, आवाज़ मेरा क्लियर है कि नहीं? आवाज़ क्लियर है कि नहीं, थोड़ा बताइए जल्दी, जल्दी बताइए, आवाज़ क्लियर है या नहीं? आवाज़ क्लियर है कि नहीं? कॉल आ गया था, नहीं चल रहा। अब चलेगा चलेगा। आवाज़ क्लियर है या नहीं वह बताइए जल्दी। डिस्टर्ब, इस हम मोबाइल फ़ोन से ही लाइव कर रहे हैं ताकि सभी को कॉल, आप क्या करें, कॉल आ जाता है। आवाज़ क्लियर है कि नहीं जल्दी बताइए। क्लियर है, बहुत वीडियो नहीं, वीडियो क्लियर नहीं आ रहा, साउंड ठीक है। वीडियो क्लियर है या नहीं, जो आप उसमें क्वेश्चन सही दिख रहा है कि नहीं? अब भी नहीं दिखेगा, क्योंकि ये थोड़ा आता है, कमेंट बॉक्स वाला आ गया है, अभी नहीं दिखेगा। साउंड ठीक है, चलिए साउंड ठीक है। सभी लोग फिर शेयर कर दीजिए, क्योंकि कट गया था। शेयर कर दीजिए, कम से कम ज़रूर शेयर कीजिए। जो समझा रहे हैं वह समझ में आ रहा है या नहीं? जो समझा रहे हैं वह समझ में आप लोगों को आ रहा है या आ रही है या नहीं? समझ में आ रहा है या नहीं? समझ में नहीं आ रहा। लाठ जानते हैं? चलिए सर, मोबाइल नंबर नहीं, आप मोबाइल, टेलीग्राम पर हम सभी वीडियो हम कल ही डाल चुके थे। टेलीग्राम पे जो भी इम्पोर्टेंट था, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सभी डाल चुके थे। टेलीग्राम पर जुड़ जाइए, यदि इसका क्वेश्चन भी आएगा तो आप लोगों को टेलीग्राम पर मिल जाएगा। फ़ोन नहीं कीजिएगा आप लोग, ठीक ना। व्हाट्सएप पर टाइम लग जाता है, लेकिन टेलीग्राम पर हम दे देंगे। टेलीग्राम पर जुड़ जाइए, इसका नीचे लिंक दिया हुआ है, ठीक ना। और काफ़ी डिस्टर्ब हो जा रहे हैं। चलिए आप जल्दी जल्दी शुरू करते हैं, फिर से एक बार जुड़ जाइए। हम डिस्टर्ब ही हो रहे हैं तो क्या कीजिएगा, आप लोगों को थोड़ा भी। चलिए फिर से सभी जगह शेयर कर दीजिए, सभी जगह शेयर कर दीजिए। चलिए क्वालिटी थोड़ा छोड़ दीजिए, यहाँ क्वालिटी सब ठीक है, आप में होगा नेट थोड़ा गड़बड़ चल रहा होगा। चलिए
अब शुरू करते हैं, सभी लोग जुड़ जाइए फिर से। अब यहाँ पे डिस्टर्बिंग हो रहे तो आप क्या कीजिएगा, हम खुद हो रहे हैं तो आप भी हो ही है, टाइम नहीं है और कॉल कर देता है यहाँ पे। चलिए अब शुरू करते हैं। कहाँ तक पढ़ा चुके थे? हाँ, यहाँ पे आप लोगों को पढ़ा रहे थे जो कि ओरल एनएल और लेटेंसी वाला पढ़ा रहे थे, ठीक ना, जो कि कौन सा ही क्रम है। तो इसमें बता रहे थे ओरल स्टेज क्या होता है, एनएल स्टेज क्या होता है, लेटेंसी क्या होता है, ठीक ना। और तो इसमें जो कि आप लगाइएगा, तो यहाँ पे हम आपको इसको डिटेल क्यों किए पता है, आपके क्वेश्चन में लेटेंसी वाला इसमें से तीनों ऑप्शन में से कोई एक क्वेश्चन पूछ देगा, और सब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है या ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है, इसलिए आपको डिटेल ये कर दी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो इसका 70 का सी लगा देना है। 71 नंबर, केटल के अनुसार सीलगुण गुस्से कितने होते हैं? तो 16। ये इंपॉर्टेंट एग्जाम में आया हुआ है। केटल के अनुसार जो सीलगुण जो गुस्से होते हैं, ठीक ना, तो ये कितने होते हैं? 16 होता है, एग्जाम में आया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्राइड के अनुसार ओडिपस की, देखिए वही ओडिपस लेटेंसी के अंतर ओडिपस इलेक्ट्रा। तो यहाँ पे ओडिपस की अवधि किसमें, फ्राइड के अनुसार ओडिपस की अवधि में बालक प्रतियोगिता किससे करता है? तो पिता के साथ। और जो ओडिपस में, ठीक ना, और एक होता है इलेक्ट्रा, इलेक्ट्रा में जो कि इलेक्ट्रा माँ के साथ, जो कि यहाँ पूछेगा फ्राइड के अनुसार ओडिपस की अवधि में बालक प्रतियोगिता किसके साथ करता है? तो पिता के साथ। और बोलेगा फ्राइड के अनुसार जो इलेक्ट्रा की अवधि में यहाँ पे ओडिपस की जगह इलेक्ट्रा रहे, तो जो कि उसमें माता के साथ लगा देना है, ठीक ना। तो ये सब किसके अंतर्गत अभी जो हम समझाए हैं, ये सब लेटेंसी ओरल एनल वाला सब उसी के अंतर्गत एक चैप्टर आता है, ठीक ना, और आपके जो कि सिलेबस में भी दिया हुआ है। चलिए बाकी सभी जगह शेयर कर दीजिए, विद्यार्थी पहले बहुत ज़्यादा थे, अभी बहुत कम हो गए हैं। चलिए उसके बाद यहाँ पे 73 नंबर, निम्नलिखित में से कौन मन के आकारात्मक पहलू नहीं है? मन के आकारात्मक पहलू, चेतन अवचेतन जो कि अचेतन, तो ये आकारात्मक पहलू चेतन अचेतन अवचेतन है, लेकिन पराहम ये नहीं है। 73 का बी लगा दीजिए। 74 का है, जीवन प्रवृत्ति के संप्रति का प्रतिपादन किसने किया? तो फ्राइड ने। जीवन मूल प्रवृत्ति जो दिया था ये फ्राइड ने दिया था, ठीक ना, जीवन मूल प्रवृत्ति के जो संप्रति दिया था वह फ्राइड ने ही दिया था। 75 मिनेसोटा बहुपक्षीय व्यक्तित्व सूची अर्थात MMPI का जो निर्माण है वह किसने किया था? तो यहाँ पे हाथवे और मैकिनले आ रहा है, तो इसमें क्या लगाइएगा बताइए। तो यहाँ पे ये दोनों ने किया था, ठीक ना। तो मिनेसोटा बहुपक्षीय व्यक्तित्व सूची अर्थात MMPI, यहाँ पे इसको याद कर लीजिए, इसको क्या याद कीजिएगा, MMPI जो दिया था वह हाथवे और मैकिले ने दिया था, क और ख दोनों लगा देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है, व्यक्तित्व का मूल्यांकन करने के लिए सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली तकनीकों के अंतर्गत कौन सा जो कि तकनीक नहीं आता था? प्रक्षेपी तकनीक, आत्म प्रतिवेदन, मनोमीतिक परीक्षण या शैवार्थिक केंद्रित चिकित्सा। देखिए व्यक्तित्व का मूल्यांकन करने के लिए, व्यक्तित्व का मूल्यांकन करने के लिए सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली तकनीकों के अंतर्गत कौन सा नहीं आता है? तो ये शैवार्थी केंद्रित चिकित्सा ये नहीं आता है, और ये सबसे ज़्यादा फेमस है, लेकिन जो कि व्यक्ति का व्यक्तित्व को जो कि परीक्षण करने के लिए सबसे शैवार्थी केंद्रित चिकित्सा ये बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन इसमें जो कि व्यक्तित्व का मूल्यांकन करने के लिए सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली तकनीक है वह कौन सा नहीं आता? तो ये नहीं आता है। तो अब बाकी ये सब प्रक्षेपी तकनीक, आत्म प्रतिपेदन, वेदन माप, मनोमेतिक परीक्षण ये सब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, फ्राइड के अनुसार जो कि रक्षा युक्तियों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? दमन। क्या है? फ्राइड के अनुसार रक्षा दमन, प्रतिगमन, विस्थापन ये सभी है, लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण है दमन। फ्राइड के रक्षा युक्तियों में से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है दमन। 78 है, MMPI 2 में उप मापनियाँ कितने हैं? MMPI किसने दिया था वह बताए थे ना अभी, तो MMPI 2 में जो उप मापिया कितने हैं उप मापनियाँ? तो 10 हैं। 79 क्वेश्चन है, निम्नांकित में से अर्थात क्या बोला, निम्नांकित में से कौन वास्तविकता का नियम से निर्देशित होता है? निम्नांकित में से कौन वास्तविकता का नियम से निर्देशित होता है? देखिए तो ये आपको कौन जो कि वास्तविकता दिखाता कौन है? अहम पराहम, तो ये ईगो ही दिखाता है, जो कि वास्तविक कौन सही क्या सही है क्या गलत है, ये जो कि पुलिस का जो काम करता हम समझाए थे, तो आपको ईगो ही लगा देना अहम। चलते हैं 80 नंबर, निम्नलिखित में शेल्डन के व्यक्तित्व प्रकार किस में है? तो देखिए आप उसमें युंग के बताए थे,
और इसमें शेल्डन के बोल रहा है तो शेल्डन का ये सब आता है, लेकिन बहुमुखी, उभयमुखी, अंतर्मुखी ये सब उनके हैं। और शेल्डन में आ जाए तो गोलाकार में आ जाएगा, गोलाकार, आयताकार, लंबाकार ना, तो ये सब शेल्डन के अंतर्गत आ गया, समझ गए। तो यहाँ पे 81 आइजेंक व्यक्तित्व प्रश्नावली EPQ से मापन होता है। EPQ से मापन क्या होता है, तो समाज विरोधी व्यक्तित्व मापन होता है। EPQ द्वारा अर्थात आइजेंक व्यक्तित्व प्रश्नावली के द्वारा समाज विरोधी व्यक्तित्व का मापन किया जाता है। 82 नंबर, किसने असर्त सकारात्मक आदर का संप्रति दिया, रोजर्स ने असर्त सकारात्मक आदर का संप्रति दिया था। 83 नंबर, 83 बोला तनाव उत्पन्न करने वाला जो कारक है, अनुकरण, प्रतिबल, प्रत्याहार पर, तो प्रतिबल यहाँ पे पता ही चल रहा है, प्रतिबलक, तो ये तनाव स्ट्रेस पैदा करता है, ठीक ना। तो प्रतिबल एनर्जी नहीं होता, वही है, तो तनाव उत्पन्न करने वाला कारक को प्रतिबलक कहते हैं। 84 नंबर क्वेश्चन है, 84 नंबर क्वेश्चन 84 है कि विचारों, प्रेरणा, आवश्यकता एवं उद्देश्यों के परस्पर विरोध के फलस्वरूप पैदा हुई तनाव क्या कहलाता है, तो ये द्वंद्व। हम कल समझाए थे द्वंद्व और कुंठा क्या होता है, ठीक ना। तो कल सब्जेक्टिव यदि टाइम रहेगा तो सब्जेक्टिव देख लीजिएगा। तो विचारों, प्रेरणाओं, आवश्यकताओं एवं उद्देश्यों के परस्पर जो कि परस्पर विरोध के फलस्वरूप जो पैदा होता है वह क्या कहलाता है, तो यहाँ पे द्वंद्व कहलाता है, ठीक ना। तो क्या लगा देना है, द्वंद्व। चलते हैं नेक्स्ट, देखिए द्वंद्व और कुंठा क्या होता है। कुंठा कि जैसे आप जैसे सक्सेस होने वाले हैं, 99% सक्सेस हो गए हैं और 1% उस सीढ़ी पर पहुंचना होता है, लेकिन आपके दोस्त के कारण या आपके किसी के कारण पीछे हो जाते हैं, लेकिन वह चीज़ आप उसको डांटेंगे नहीं, ठीक ना। तो लेकिन वहाँ पे आपको उसके बारे में कुंठा बढ़ जाएगा, ठीक ना, और छोटी छोटी बातों पर झगड़ा हो जाएगा, वह कुंठा हो गया। लेकिन द्वंद्व क्या होगा, और यहाँ पे द्वंद्व समझाए थे, जैसे यहाँ पे बच्चे के अंदर में द्वंद्व बचपन से भी पैदा हो जाता है। जैसे बच्चे की माँ 8 से 5 घंटा या दूर हो जाते, बच्चे के नज़र से दूर हो जाते, तो बच्चे को यहाँ पे कुछ दिक्कत होने लगता है। नहीं सॉरी, ये कुंठा, बच्चे उल्टा में समझा दिए फिर। काफ़ी हम अपने सूद आप लोगों के एग्जाम से स्ट्रेस हो गए हैं, क्योंकि कॉल आ गया, सब डिस्टर्ब कर दिया था, इसलिए आप माइंड काम नहीं करा। बोले थे कुंठा कि यहाँ पे बच्चे, जैसे यहाँ पर समझा रहे थे कि कुंठा हर एक प्रकार के हर एक व्यक्ति में होता है। यहाँ पे बच्चे, जैसे बच्चे की माँ से 5-8 घंटा दूर हो जाते हैं, तो बच्चे यहाँ पे कुंठा महसूस करने लगे, तो बच्चे यहाँ पर नाराज हो जाते हैं माँ से, वहाँ पर तोड़ने फोड़ने लग जाते हैं, पैर पटकने लग जाते हैं, सर पटकने लग जाते हैं ना। और द्वंद्व में, और वह जो समझा है पहला वाला उदाहरण, वह द्वंद्व आ जाता है। तो विचार, प्रेरणा, आवश्यकता में उद्देश्यों के परस्पर जो फलस्वरूप उसके बाद जो तनाव पैदा होता है, तो द्वंद्व। जैसे आप वहाँ पे सक्सेसफुल होने वाले हैं, आपके दोस्त जाकर या आपके कोई साथी जाकर कुछ कर देता है, तो जिसके कारण आप वहाँ पे नहीं पहुँच पाते हैं, तो ये विचार, प्रेरणा, आवश्यकता के कारण ही जो कि उसके बाद तनाव आता है, वह द्वंद्व कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दवा प्रतिरोधी व्यक्तित्व में कौन विशेषता नहीं पाई जाती है, तो दुश्चिंता। दवा प्रतिरोधी व्यक्तित्व में कौन विशेषता नहीं पाई जाती है, तो दुश्चिंता, ठीक ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, लक्ष्य प्राप्ति में बाधा और आवश्यकता अभी प्रेरकों के अवरुद्ध होने से उत्पन्न होता है। तो यहाँ पे लक्ष्य प्राप्ति में बाधा और आवश्यकता एवं अभिप्रेरकों के अवरुद्ध होने से उत्पन्न होता है क्या, तो यहाँ पे जो कि द्वंद्व ही लगाना है, कुंठा नहीं लगाना है, ठीक ना, द्वंद्व लगाना, आपको अभी समझाया है। तो यहाँ पे 86 का ए हो जाएगा। चलते हैं जो कि निम्नलिखित में से कौन प्रतिबल का स्रोत नहीं है, तो सामाजिक सहभागिता। तो यहाँ पे ये प्रतिबल टेंशन तो नहीं, स्ट्रेस तो नहीं ना पैदा करता, सहभागिता, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। जो कि किससे संबंधित, तनाव जो स्ट्रेस के अध्ययन के क्षेत्र में, ठीक ना। हंसशैली है, वो तनाव पर काम किया, स्ट्रेस पर काम किया व्यक्ति के, ठीक ना। तो यहाँ पे तनाव के अध्ययन के क्षेत्र में हंसशैली ने काम किया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 89, जो कि कौन सामान्य अनुकलन संरक्षण अर्थात जीएएस के चरण नहीं है, तो परिशांति, प्रतिरोध, सचेत प्रतिक्रिया या प्रत्याहार, तो ये प्रत्याहार जो कि जीएस के चरण नहीं है। चलते हैं, ये इंपोर्टेंट नहीं हो इसे। 90 नंबर, बाह्य आवेदक के प्रति प्रतिक्रिया को कहा जाता है, तो बर्न आउट। बाह्य आवेदक के प्रति प्रतिक्रिया को कहा जाता है बर्न आउट। चलते हैं 91 नंबर, आक्रमण के कारक कौन नहीं है, तो आक्रमण के कारक है शरीर क्रियात्मक तंत्र, ऑप्शन ए लगा देना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन प्रतिबल एवं स्वास्थ्य के संबंध पर बल दिया, तो सीए ने दिया था।
93 में दबाव के संज्ञानात्मक सिद्धांत को दिया था लेजर ने दिया था, ठीक ना। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन पर्यावरणीय प्रतिबल है? कुंठा, विभव विच्छेद, भूकंप, द्वंद। तो ये भूकंप जो कि पर्यावरण एक तरह से प्राकृतिक होता है, ये सब तो टिक कर दीजिएगा आप लोग। चलते हैं 95 मानव निर्मित बाढ़, भूकंप, चक्रवात, ये सब प्राकृतिक, लेकिन प्रदूषण ये मानव कर रहा है, ये सब टिक लगा दीजिएगा खुद। 96 निम्नलिखित में कौन मनोवैज्ञानिक प्रतिबल नहीं है? तो द्वंद, कुंठा, आंतरिक दबाव। ये देखिए द्वंद ये मनोवैज्ञानिक है, कुंठा अपने मन से, लेकिन शोर आप खुद कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा मनोवैज्ञानिक प्रतिबल नहीं है, तो शोर, ऑप्शन सी लगा देना है। चलते हैं मन, मस्तिष्क और प्रतिरक्षक तंत्र के आपसी संबंध को अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या कहा जाता है? तो साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी कहते हैं, मतलब साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी कहते हैं। मन, मस्तिष्क और प्रतिरक्षक, आपके मन और मस्तिष्क और प्रतिरक्षक अर्थात जो ज्ञानेंद्रिय है उसको अध्ययन करने को क्या कहते हैं? साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी कहते हैं। 98 नंबर, जब व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की तुष्टि के लिए बाह्य कारकों के साथ उचित समन्वय स्थापित करता है तो उसे क्या कहते हैं? तो समायोजन। क्या करते हैं? सिंपल सी बात है, समायोजन। ये सब समझने वाला बात नहीं है। 99 समयात्मक समायोजन का आशय है, तो संवेगात्मक अर्थात कोग्निटिव, सॉरी इमोशनल। तो इमोशनल परिस्थिति के अनुसार अपना क्लियर है या नहीं? शुरू तो कर दिए हुए हैं। आवाज मेरा क्लियर है कि नहीं, जल्दी बताइए। अपना नाम मत बताइए, हमें आवाज बताइए, आवाज मेरा क्लियर है कि नहीं, और यहाँ पे आप लोगों को जो लैब कर रहे हैं वह क्लियर जा रहा है या नहीं, वह बताइए। चलिए ठीक है, अच्छी बात है। चलिए ठीक है, तो अच्छी बात है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और 100 नंबर बता दिए थे, अब फिर 1 से शुरू कर लिए के अनुसार तनाव क्या है? तो एक विशिष्ट अनुक्रिया है, तो ऑप्शन एक विशिष्ट अनुक्रिया है, ठीक ना। उसके बाद चलते हैं हंसेली के अनुसार बताए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो सामाजिक प्रतिबल जो कि सामाजिक प्रतिबल द्वंद, कुंठा, विवाह विच्छेद या भूकंप, ये सामाजिक प्रतिबल क्या? तो विवाह विच्छेद, ठीक ना, इसके अंतर्गत आता है। 2 नंबर 102 का क्वेश्चन है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 103 नंबर है, बाह्य प्रतिबल के प्रति प्रतिक्रिया को क्या कहते हैं? तो डिस्ट्रेस यहाँ पर जानते होंगे, अर्थात डिस्ट्रेस कल जो कि यूट्रेस और डिस्ट्रेस के बारे में बताए थे ना, तो आप लोग ये समझ गए होंगे। और यहाँ पे बाह्य प्रतिबल के प्रति क्या कहते हैं? तो उसके हिसाब कहते हैं, सिंपल सी बात है। 104 आपको जो भी क्वेश्चन आएगा सब सिंपल आएगा। तनाव के घनात्मक पहलू को क्या कहते हैं? यूट्रेस, अर्थात आप जो अच्छा चीज सोचते समझते हैं तो इसको यूट्रेस कहते हैं, यदि निगेटिव सोचते हैं तो इसको डिस्ट्रेस कहते हैं। यूट्रेस और डिस्ट्रेस समझ गए। तो अब तनाव के घनात्मक अर्थात घनात्मक पॉजिटिव, तो अर्थात यूट्रेस हो जाएगा, और ऋणात्मक हो जाएगा तो डिस्ट्रेस हो जाएगा। समझ गए बात। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य अनुकलन संरक्षण अर्थात जीएस के संप्रति को किसने शुरू किया था? ये हंसेली ने। जीएस बोले तो जीएएस का जो दिया था ये हंसेली ने दिया था। ये सब क्वेश्चन सबको याद होना चाहिए। सामान्य अनुकूलन संरक्षण में जो कि 3 अवस्थाएं होती है, सामान्य अनुकूलन में 3 अवस्थाएं होती है। सामान्य अनुकूलन में जो कि निष्पादन बढ़ता है, सामान्य प्रतिबल से क्या होता है? निष्पादन बढ़ता है। प्रतिबल के नकारात्मक पहलू क्या है? तो नकारात्मक निगेटिव वाला डिस्ट्रेस कहते हैं। डिस्ट्रेस किसको कहते हैं? डी वाला, तो ये निगेटिव होता है। यूट्रेस क्या होता है? तो ये पॉजिटिव होता है। बार बार बोल रहे हैं, तो नकारात्मक अर्थात डिस्ट्रेस लगा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? तो कथन गलत बोले तो हम क्या बोले थे? चारों ऑप्शन पढ़ने के लिए। देखिए चारों ऑप्शन पढ़े, सामान्य व्यवहार तथा साधारण व्यवहार के बीच मात्रा का अंतर, या सामान्य व्यवहार जब गंभीर होता है तब वह सामान्य व्यवहार के गुणों से भिन्न होता है, या असामान्य व्यवहार सभी साधारण काफी गंभीर होता है, या सामान्य व्यवहार हमेशा गंभीर होता है। तो यहाँ पे देखिए असामान्य व्यवहार हमेशा गंभीर होता है, ये हो जाएगा, ठीक ना। और असामान्य व्यवहार कभी साधारण हो सकता है, कभी गंभीर हो सकता है, ये भी ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमेशा गंभीर होता है, ये तो ठीक नहीं है ना। आप किसी के साथ मस्ती कर रहे हैं तो यहाँ पे हमेशा वो आपको मारेगा ऐसा नहीं है, ठीक ना। हमेशा मजाकों में उस बात को उड़ा देगा, तो यहाँ पे ये सब तो होगा ही, लेकिन ये नहीं होगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि कौन असामान्य व्यवहार के संबंधित नहीं है? तो यहाँ पे यादाश्त का कमजोर हो जाना, जैसे क्रोमोसोम असमानता,
मानसिक असंतुलन, सामाजिक गठन। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है असामान्य व्यवहार से संबंधित कौन नहीं है, तो याददाश्त का कमजोर हो जाना ये नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। सामान्य और असामान्य तथा श्रेष्ठ में क्या अंतर है, तो मात्रा का अंतर है। क्या सामान्य तथा असामान्य तथा श्रेष्ठ में किसका अंतर है, तो मात्रा का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इनमें कौन असामान्य के प्रकार नहीं है, तो अभियोजना की उपयुक्तता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो कि इनमें कौन असामान्यता के जैविक कारण नहीं है, तो आरंभिक वंचन। ठीक ना। इनमें कौन स्नायु विकृति नहीं है, तो दुर्भिति, मनोग्रस्तता, बाध्यता। इस ये क्वेश्चन कल स्टूडेंट पूछे थे और ये भी इम्पोर्टेंट हम बता चुके थे कल सब्जेक्टिव बारे में। चिंता, मनोविकार, ये सब समझाने वाले बात नहीं है। तो स्नायु विकृति नहीं है तो दुर्भिति, और ये सब क्वेश्चन आएगा भी नहीं, ये सब फालतू का पढ़ रहे हैं, फालतू का भी नहीं पढ़ना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ICD 10 प्रस्तुत किसने किया था, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन अर्थात WHO जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है ना, उन्होंने ही विकृति। 118 में कार्य रूप विकार संबंधित है किससे, तो कार्य रूप विकार संबंधित है तो शारीरिक समस्या से संबंधित है कार्य रूप। ठीक ना। चिंता विकृति को किस श्रेणी में रखा गया, तो मना स्नायु चिंता अर्थात मन के अंदर में ना, तो मना स्नायु विकृति के अंतर्गत रखा गया है। जो कि एक्रोफोबिया का अर्थ होता है ऊंचाई से डरना, जिसको एक्रोफोबिया आप 3 इडियट्स देखे होंगे, तो उसमें जो एक राजू करके व्यक्ति रहता है, उसको ऊपर से जाकर थोड़ा दिखाता है, और उसको जब वह देखता है नीचे तो उसको डर लगता है, अर्थात उसको ऊंचाई से डर लग रहा है। तो वहाँ उसको कौन सा बीमारी हुआ था, तो एक्रोफोबिया हुआ था, उसको ऊंचाई से डर लगता है। तो एक्रोफोबिया का अर्थ है उसको ऊंचाई से डर लगना। ठीक ना। अब उसको कोई सीढ़ी पर चढ़ा दीजिए या कोई छत पे चढ़ा दीजिए, उसको बोले नीचे देखने के लिए, उसको काफ़ी डरेगा। कोई पानी से डरता है, कोई आग से डरता है, कोई कुत्ता से डरता है। तो अलग अलग प्रकार का अलग अलग बीमारी होता है। ठीक ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्तियों के जीवन दर्शन पाई जाती है, तो निश्चितता में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्पीड़न भ्रमाशक्ति का एक लक्षण है, तो उत्पीड़न किसी को अब ज्यादा प्रताड़ना कीजिएगा, प्रताड़ित कीजिएगा, तो ये क्या मनोविद्रता, मानसिक कमजोरी होती है, तो भी हो जाएगा। ICD 10 प्रस्तुत कब हुआ था, जो कि WHO के द्वारा हुआ था, वर्ग विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा, जो कि 1992 में किया गया था। केटेटोनिक स्ट्रूपर एक लक्षण है मनोविद्रता का, वही मानसिक वाला। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। DSM IVIM किस उसमें कितने हैं, तो 5 है। DSIV में कितने जो IM है, तो ये 5 IM है। DSM IV प्रस्तुत जो कि 4th प्रस्तुत किसने किया था, तो अमेरिका के मनोरोग संघ के द्वारा। देखिए DSM जो 4th है जो प्रस्तुत किया गया था अमेरिका मनोरोग संघ के द्वारा किया। इंपोर्टेंट ये सब नहीं है, लेकिन फिर भी कार्य रूप होता है, तो कार्य रूप पीड़ा विकार, कार्य लंबित परिवर्तन, इनमें से सभी निम्न। देखिए बुलिमिया विकार क्या है, भोजन करके बुलिमिया घूम कर खाना ना, तो बुलिमिया ये आएगा ही क्वेश्चन, तो भोजन विकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन 129 नंबर। किसी सामान्य प्रक्रिया को असामान्य रूप से बार बार दोहराने की जो विधि होता है वह मनोग्रसित बाध्यता अर्थात माइंडली प्रॉब्लम। ठीक ना। अब उसको माना कर दीजिएगा फिर भी वह जाएगा काम करने, वह माइंड से कुछ ना कुछ होता है, अर्थात थोड़ा गड़बड़ होता है। तो किसी सामान्य प्रक्रिया को बार बार उसी चीज को करने की क्रिया को क्या कहते हैं, मनोग्रसित बाध्यता। नेक्स्ट नंबर ट्रिसोमी 21 का अन्य नाम क्या है, तो डाउन संलक्षण। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन द्विध्रुवीय की विकार जो कि क्या है, तो द्विध्रुवीय विकार जो है मनोग्रसित तथा बाध्यता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुलिमिया एक प्रकार का क्या है, तो भूख उसमें क्या होता है जो बहुत कम लगता है, बुलिमिया जो कि एक प्रकार का रोग होता है, बीमारी होता है, तो उसमें क्या होता है, भूख बहुत कम लगता है। इनमें कौन मादक द्रव्य है, कोकन कॉफी स्मोक अफीम, तो मादक द्रव्य बोला नहीं, तो कोकन ये की मादक है, स्मोक है, अफीम ये सब क्या मादक है, अर्थात गांजा भांग नहीं होता, नशीली पदार्थ है। ठीक ना। लेकिन ये कॉफी ये नहीं है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कौन दुश्चिता विकार नहीं है, तो मनोविषेदी आत्म विकृति देखिए दुर्भीति विकार, आंतक विकार, मनोग्रसित बाध्यता विकार या मनोविषेदी आत्म विकृति। तो ये दुश्चिता विकार में कौन नहीं है, तो ये मनोग्रसित, ये इंपोर्टेंट नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एनोरेक्सिया नर्वोसा की विशेषता छोटी है, क्या एनोरेक्सिया में क्या होता है, जो अपर्याप्त भोजन से वजन में कमी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मनोचिकित्सा का उद्देश्य क्या है। रात में क्वेश्चन हमें स्टूडेंट पूछे थे, ये मनोचिकित्सा क्या होता है, तो उसको बताए थे। ठीक ना। तो यहाँ पे क्या है,
मनोचिकित्सा का उद्देश्य क्या है? तो रचनात्मक समायोजन, विध्वंसात्मक समायोजन, जीवन शैली के सुधार में सहायता करना, या क ख दोनों। तो यहाँ पे क और ग दोनों हो जाएगा, ठीक ना। तो मनोचिकित्सा रचनात्मक समायोजन, जीवन शैली के सुधार में सहायता करना, ठीक ना, या कि उसको विध्वंसी कर देना, समाप्ति कर देना, तो ये तो नहीं ना होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन ए और सी हो जाएगा। 137 नंबर और 137 क्वेश्चन बोल रहा है, आधुनिक चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो हिप्पोक्रेटिस को। हिप्पोक्रेटिस को अभी का अर्थात आधुनिक चिकित्सा शास्त्र कहा जाता है, हिप्पोक्रेटिस को। मनोविश्लेषणात्मक चिकित्सा संबंधित किससे है? तो मनोविश्लेषणात्मक चिकित्सा जो कि फ्रैड से संबंधित है। कौन व्यवहार चिकित्सा की प्रविधि नहीं है? तो उद्बोधक चिकित्सा, ठीक ना। सेवार्थी केंद्रित चिकित्सा किसने प्रतिपादित किया? तो रोजर्स ने किया। इंपोर्टेंट सब है। सेवार्थी केंद्रित चिकित्सा जो कि रोजर्स ने दिया था। कल्याण केंद्रित चिकित्सा विधि के प्रति घृणा, ईर्ष्या को क्या कहते हैं? ऋणात्मक, अर्थात निगेटिव वाला ना। तो ऋणात्मक अंतरण, सिंपल सी बात है। विश्लेषण विधि से संबंधित नहीं है। तो मुक्त सचारी, क्रमिक विसंवेदीकरण, स्वप्न विश्लेषण या स्थानांतरण की अवस्था। तो इनमें कौन मनोविश्लेषण विधि के संबंधित नहीं है? तो क्रमिक विसंवेदीकरण। 143 नंबर, उद्बोधक चिकित्सा को किसने प्रतिपादित किया था? तो फ्रायड ने किया था, ठीक ना। तो उद्बोधक चिकित्सा को प्रतिपादित किया था तो फ्रायड ने। 144 नंबर बोल रहा है क्या कि व्यवहार चिकित्सा की वह विधि जिसमें वास्तविक परिस्थिति में रोगी में काफी मात्रा में चिंता उत्पन्न हो जाती है, उसे क्या कहते हैं? तो फ्लडिंग। जिसको मतलब कि चिकित्सा में क्या होता है, जो रोगी होता है उसको काफी और चिंता हो जाता है, उसको फ्लडिंग कहते हैं, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो कि 145, क्रमबद्ध असंवेदीकरण का प्रतिपादन किसने किया था? तो साल्टर एवं बोप। ये सब इंपोर्टेंट नहीं है। चलते नेक्स्ट, चिकित्सा का इस तत्व पर बल देता है। तो गोला स्ट्रांग चिकित्सा किस तत्व पर बल देता है? तो रोगी क्यों किसी खास ढंग से व्यवहार कर रहा है, रोगी के वर्तमान भाव क्या है, या रोगी किस तरह से व्यवहार कर रहा है। तो देखिए, गेस्टाल्ट चिकित्सा में क्या होता है कि रोगी के वर्तमान भाव क्या चल रहा है, उसके मन में क्या चल रहा है, या रोगी किस प्रकार से किसके साथ कैसा व्यवहार कर रहा है, वह चीज देखा जाता है। तो ऑप्शन द हो जाएगा, जो कि बी और सी दोनों हो जाएगा। रेशनल इमोटिव चिकित्सा का प्रतिपादन किसने किया था? अल्बर्ट इल्लिस ने किया था। मनोगत्यात्मक चिकित्सा का प्रतिपादन किसने किया था? ये क्वेश्चन बार बार आया, तो ये फ्रायड ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इनमें कौन मानवतावादी अस्तित्वपरक चिकित्सा की प्रविधि नहीं है? तो सकारात्मक प्रबलन और टोक इकोनॉमी। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन में गेस्टाल्ट चिकित्सा का एक मनो विश्लेषणात्मक चिकित्सा में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? तो स्वप्न विश्लेषण। और थोड़ा और है, इसको बता देते हैं। पारस्परिकता अवरोध का नियम आधार क्या है? तो पारस्परिक विरोध का क्रमबद्ध असंवेदीकरण। इंपोर्टेंट नहीं, ये इंपोर्टेंट है। पतंजलि का नाम होता है योग से। पतंजलि किससे जुड़ा हुआ था? विश्व योग दिवस कब मनाया जाता? तो 21 जून को। ये सब इंपोर्टेंट है, ये सब आ जाएगा। योग में सम्मिलित होता है क्या? ध्यान, ज्ञान, नियम, मुद्रा। तो योग में मेन इंपोर्टेंट है ध्यान। इनमें कौन आयुर्विज्ञान चिकित्सा नहीं है? तो आघात चिकित्सा, औषधि चिकित्सा, मानसिक शल्य चिकित्सा, या वैकल्पिक चिकित्सा। तो वैकल्पिक चिकित्सा ये आयुर्विज्ञान चिकित्सा में नहीं आता है। तो योग एक प्रकार के वैकल्पिक चिकित्सा है। वैकल्पिक है ना, ऑप्शनल है। पतंजलि के प्रसिद्ध योग सूत्र में कितने मार्ग होते हैं? तो 8 होते हैं। कौन कौन होते हैं बताए हुए थे, एक सब्जेक्टिव हम करवाए थे 2020 वाला में, और उसका कल टेलीग्राम पर डाल चुके थे। तो उसमें ये क्वेश्चन था, पतंजलि के जो योग सूत्र होते हैं उसमें 8 होते हैं, कौन कौन उसमें बता दिए हुए थे। इनमें कौन मानसिक रोगियों का पुनर्वास से संबंधित होता है? मानसिक रोगियों का तो आंशिक अस्पताल के रूप में भर्ती, या भूतपूर्व रोगियों का कल्ब, या शारीरिक विकलांग रोगों का पुनर्निवास, या व्यवसाय परक चिकित्सा। तो इनमें कौन मानसिक रोगियों का पुनर्वास होता है? तो आंशिक अस्पताल में भर्ती, ठीक ना। तो ये हो जाएगा। 160 नंबर, कौन सा कथन सही है? तो मनोवृत्ति में देखिए, कथन बोले तो मनोवृत्ति में सदा स्थिर रहना, या मनोवृत्ति अर्थात मनोवृत्ति जो आपका ज्ञानेंद्रिय सोचने समझने की क्षमता, वही मनोवृत्ति होता है। तो उससे अर्जित होती है, या मनोवृत्ति जन्मजात होती है, जो जन्मजात अर्थात पैदा, जो कि क्या होता है, जो क्रोमोसोम के द्वारा आपके मम्मी पापा से ही आया है, ठीक ना। जन्मजात या मनोवृत्ति और भावना एक समान होती है। तो देखिए कौन सा कथन सही है? तो देखिए, मनोवृत्ति सदा स्थिर होती है, ये भी नहीं, जन्मजात भी नहीं होती है मनोवृत्ति, ये तो नहीं होगा। तो मनोवृत्ति क्या होती है? अर्जित की जाती है। सोचने समझने की क्षमता, आप जितना माइंड लगाएगा उतना ही बुद्धि आपको खुलेगा। तो बी लगा दीजिएगा।
161 नंबर मनोवृत्ति निर्माण का मनोवृत्ति निर्माण जो प्रभावित नहीं होता है। तो श्रोता की विशेषताओं से, आवश्यकता पूर्ति से, सामाजिक सीख से या विश्वसनीय सूचनाओं से श्रोता की विशेषताओं से ये प्रभावित नहीं होता है। बाकी आवश्यकता से, सामाजिक सीख से, विश्वसनीय सूचना ये सब प्रभावित होता है, लेकिन मनोवृत्ति निर्माण जो प्रभावित नहीं होता है। व्यवहार में परिवर्तन मनोवृत्ति। निम्नलिखित में से उक्तियों में से कौन? तो मनोवृत्ति के 3 घटक है, संज्ञान तथा चिकित्सा, ये लगा दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है पूर्वाग्रह एक प्रकार का क्या है? तो पूर्वाग्रह एक प्रकार का क्या है? मनोवृत्ति। पूर्वाग्रह एक प्रकार का मनोवृत्ति। पूर्वाग्रह में कितने घटक होते हैं? तो तीन घटक होते हैं, ठीक ना, ये सब इंपॉर्टेंट है। उसका तो मनोवृत्ति के विकास में सर्वाधिक प्रभावित होता है मनोवृत्ति में, तो मनोवृत्ति के विकास में सबसे ज्यादा प्रभावित कौन है? ठीक ना। तो इतना ही क्वेश्चन है, बाकी इसका जो पीडीएफ है टेलीग्राम पर अभी डाल रहे हैं, आप लोग जुड़ जाइएगा, नीचे में इसका लिंक है, क्वेश्चन आएगा तो टेलीग्राम पर ही मिल जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। सभी जगह शेयर कर दीजिएगा। और बाकी आज की जो कक्षा है ये आप लोगों को कैसा लगा, ठीक ना। और बाकी आप लोग एग्जाम देकर रहे सभी को ऑल दी बेस्ट, ठीक ना। और एग्जाम में आप लोग जो कि क्वेश्चन कीजिएगा तो आप लोग शांति मन से कीजिएगा, ठीक ना, एकदम शांत तरीके से कीजिएगा, ताकि आप लोग वहाँ जो घबरा कर नहीं जाइएगा। जो भी आवे आपके मन में, जो आंसर आवे उसी को लगा देना है, ठीक ना। घबराना नहीं है। 70 क्वेश्चन में से 35 क्वेश्चन का जवाब देना है। सब्जेक्टिव में भी वही है, तो आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है। बाकी सभी को ऑल दी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।